वाइटेक्स एंड अर्थ प्रेजेंट्स जनता दरबार। पूरे उदयपुर जिले की जनता जानती है, उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता जानती है कि किस तरह त्रस्त है लोकसभा के अंदर, किस तरह इन्होंने काम नहीं करा। कभी आश्वस्त हो जाते हैं, कभी का और दिखते भी नहीं लोग। आधे कुछ ऐसी विधानसभा है तो ऐसी इस लोकसभा के अंदर जिसके अंदर अर्जुन लाल जी का तक चेहरा भी नहीं देखा लोगों ने। ये हमेशा नगर निगम चुनाव में यूं कहते हैं कि भाजपा जा रही है, लेकिन ये 30 साल से जा रहे हैं। उसमें ताराचंद जी जो मीणा साहब थे कलेक्टर के रूप में, वो थे तो कलेक्टर के रूप में, परंतु इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। और जब उनको कांग्रेस ने टिकट दिया तो इस बात का स्पष्टीकरण मिल गया कि वो व्यक्ति कलेक्टर की पोस्ट पर रहते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। उसके बाद में हमारी यूनिवर्सिटी में इनके घर परिवारों के वाइस चांसलर लगा देते हैं। वो वाइस चांसलर अपने घरों में बैठे रहते हैं और राज्यपाल के हिसाब से ये लोग वाइस चांसलर लगाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं और उन लोगों का हम में से कोई विरोध भी नहीं कर सकता है ढंग से, वरना पुलिस वाले हम लोगों पे लाठीचार्ज कर देते हैं। प्रशासन हम लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट होता है। मारे प्लॉट नहीं खरीद लो वोट देने माते तेरा रोजगार की बात करो। आप रोजगार है नहीं है, ईडी सीबीआई में तो सारी सरकार चल रही है कहीं 2 से 3 बार का मेरे को भी डर हो गया देखते देखते। तो जनता दरबार में इस तरह से शक्लें चिल्लाती हैं और जब चुनाव रिजल्ट आता है सोच पोल पे एमजी में हम देखते हैं तब ये भाई मेरे 3-3 दिन तक कोई नजर नहीं आता है। आपकी तरफ से जो 7 बार लगभग 60 टर्म चुनाव हार चुके थे, विधानसभा लोकसभा मिला के रघुवीर जी मीणा, उनको टिकट नहीं मिला। अशोक जी गहलोत ने बड़ी मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया मैं तुमको इतनी बार टिकट दिया है, शर्म करो, किस खाते में यहाँ पर मंच पे बोल रहे हो तुम। राहुल गांधी जी का वो सोने से आलू वाला जो बयान है, तो मेरा ये कहना, जब तक मूर्ख जिंदा समझदार भूखे नहीं मर सकते। हम समझदार हैं, वो मूर्ख है, उसको मूर्ख साबित करके हम चल गए आगे। ये जितना हंसी निकाल रहे ना, मैं बात सुनो, जिस दिन ये जितने लोग यहाँ पे हंसी निकाल रहे ना, इनका भी जिस दिन सनातन जाग जाएगा ये भी इस पाले में खड़े होंगे। मैं आज कह रहा हूँ गौरव वल्लभ जी का तो सनातन जाग गया। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि मैं मेरे सनातन धर्म का अपमान नहीं सहन कर सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी विचारहीन हो गई है और कांग्रेस पार्टी में सनातन का मजाक होता है, इस वजह से वो इधर आए। जिस दिन तुम्हारे मन में भी आ जाएगा तुम भी इधर आ जाओगे। आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि अगर आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं तो 4 जून को हम यहीं पर मिलेंगे। अगर मन्नालाल जी रावत चाहे 1 वोट हो या 5 लाख वोट हो, इसकी बीच की गिनती में नहीं कह सकता कि जनता का आशीर्वाद कितना मिलेगा। अगर नहीं जीतते हैं तो हम संपूर्ण कार्यकर्ता राजनीति से संन्यास ले लेंगे। एक सुनिए, एक आपका ही वहाँ इंटरव्यू था आपका गोविंदा, उसने क्या बोला था 165 सीटें नहीं आएगी तो जीवन कटा दूंगा। कटाई क्या ये राजनीति चौचले है, जनता है। मेरी बात का जवाब दे सकते हो कि इनकी बात का ये कह रहे हैं कि वो जीतेंगे 100%। मेरी बात सुनिए, हम कोई भगवान नहीं है। भगवान श्री राम का ठेका इन्होंने ले रखा है, राम के नाम पे व्यापारी बने हुए, हम तो पुजारी है। जनता कह रही है, आज खेरवाड़ा की जनता आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से देखा था कि 10 साल से हमने सांसद महोदय को देखा नहीं है। आपके सांसद महोदय खुद नगर निगम के अंदर बैठक में कह रहे हैं कि 3 साल से मोदी जी ने मुझे सांसद निधि का पैसा नहीं दिया। वीडियो है, पूरी जनता देख रही है। कोई बात नहीं, 47 से लगा के सन 47 से लगा के 2013 तक आपने पूजा की और हमने 2014 के बाद व्यापार किया। इसलिए हमारा रामलला का भव्य मंदिर में विराजमान है और आज हम व्यापार बन के वहां पूजा कर रहे हैं। आप क्यों परेशान होकर बीच में पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करूं नहीं करूं, वो आपकी मुद्दे क्यों रहते हैं? अगर आप खुद पैसा नहीं दे दो यार भैया, कहां घूमता क्यों फिरो? अरे घूमना पड़े। बीजेपी इसलिए ज्वाइन की कि बीजेपी का बोर्ड और बीजेपी वाले काम नहीं कर रहे थे, तो आप भी चाटी सही खेली है। मैं क्यों थोड़ा देर बीजेपी में जाओ, बीजेपी में जाते रोड बन की टकाटक वापस घर में आ गए। ईडी सीबीआई की मयूर जी आपके यहाँ रेड गिरती है, ठीक है, और उसके 2 महीने बाद ही आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के बीजेपी को चंदा दे देते हो। वो चंदे का धंधा वो सारा इसमें यूज हुआ, नेताओं को खरीदने में। साम दाम दंड भेद, ये स्वच्छ राजनीति नहीं है। अभी भी अगर इनके नेता इनकी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का हाथ जोड़ रहे हैं, उनको ये बात पता है कि 10-20 साल और हमारी सरकार नहीं आनी। ये सब मेरे जो भाई बैठे ना, भाई साहब ये इतने प्रतिनिधि थे, मेरी बात सुनो, इन्होंने 30 साल से अपना निगम का वोट नहीं देखा है। मेरी बात को सुनना, 20 साल से इन्होंने अपना विधायक नहीं देखा है। 10 साल और 4 जून को 15 साल हो जाएंगे, अपना सांसद नहीं देखा है। जिला परिषद 10 साल से नहीं देखी है। इनकी मानसिक स्थिति समझ सकते हो। 10 साल से आपने सांसद नहीं देखा, अभी 15वां साल लग जाएगा। आपने 25 साल से विधायक नहीं देखा,
10 साल से जिला परिषद नहीं देखी, अब कब देखोगे? आपने हमारी मानसिक स्थिति ढापा चुक लाग रही थी लागे आपने मारे काम हूँ, शैली हूँ, कर्म हूँ, तत्पर हूँ कड़ी तरह आपने हमारे कटे क्षेत्र में, वार्ड में, शहर में, संभाग में, कड़े मंदिर में, धरातल पे कटी आपने मानसिक स्थिति ढापा चुक लागी। नहीं दौर आता है, सबका दौर आता है। मेरा तो यही कहना है कि जैसे कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाजपा मोदी के फेस पे चुनाव लड़ रही है, तो मेरा कांग्रेस से भी निवेदन है, आप भी एक आह्वान करो, हम राहुल गांधी के फेस पे चुनाव लड़ें। में बहू बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, वहां पर मोदी जी को जाने का समय नहीं मिला। किसानों को खालिस्तानी बोल रहे हैं, युवा मोर्चा के जिम्मेदार पदाधिकारी है ये, भारत की नागरिकता को ये कह रहे हैं कि वो खालिस्तानी। और एक समय ऐसा था पूरे देश में बीजेपी की 2 सीटें थी, आज ये कह रहे 400 पार लाए, अच्छी बात है, अलग हो चुका है। अरे भाई साहब आपका समय आ गया, हम मान रहे हैं ना, आपका बुरा मान रहे हैं, पर इनके जो नेता है पार्टी के मंच से ये कह रहे हैं कि हम 400 नहीं 412 लाएंगे और देश का संविधान बदलेंगे। जो संविधान इस देश में चुनाव लड़ने की अनुमति देता है उसको ये बदलने की बात करते हैं, ये कहा किस हद तक न्यायपूर्ण बात है। पहले जब इससे पहले जिला प्रमुख वाले चुनाव थे तब कांग्रेस बीजेपी एक साथ क्यों नहीं हुआ था? क्यों नहीं हुआ था? कांग्रेस बीजेपी एक साथ हो गए, क्या बात करते हैं, आपको पता ही नहीं यार। हम लोग क्रिश्चियन थोड़ी बना रहे क्या? हम लोग क्रिश्चियन बना रहे क्या? किसी को क्या कर रहे हो? मिशनरी बना रहे हैं। आपके पास कोई सबूत है क्या? आप खिलाफ आपके पास कोई सबूत है क्या? हम मिशन बना रहे हैं। अगर सबूत है प्रेस करो, फालतू बात करने की जरूरत नहीं किसी को। हम ट्राइबल है, इसका मतलब ये थोड़ी है डराने की करेगा। अरे डराने की बात मत करो, गलत बात मत करना। मन्नालाल रावत ने फॉर्म भरा, उसमें क्या लिखा है? आदिवासी के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, पता है आपको? अगर डी लिस्टिंग करेंगे, जो हिंदू बन रहे वो भी डी लिस्टिंग में आएंगे, जो ईसाई बने हुए वो भी डी लिस्टिंग में आएंगे, और जो मुस्लिम बने हुए जितने भी है वो सब डी लिस्टिंग में आएंगे। आदिवासी ना हिंदू है न मुसलमान है न कि ये तो क्यों नहीं हो सकता? होगा ना, पता लग जाएगा। हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासी पर लागू नहीं होता है, ठीक है? और अगर मन्नालाल जी का फॉर्म भरा है, मन्नालाल जी ने फॉर्म भरा, उसमें देख लेना क्या लिखा हुआ। तो उदयपुर लोकसभा के जो मुद्दे हैं जिसमें सबका भला हो, ये मुद्दा था क्या? ये मुद्दा था क्या कि आदिवासी हिंदू नहीं है? ये मुद्दा था क्या? मुद्दा है ना, बिल्कुल मुद्दा है। ये मुद्दा था, ये लोकसभा का आप बात कर बिल्कुल मुद्दा है। सोच समझ के बोल रहे भैया, सोच समझ के बोल रहे, आप बोल रहे हो सोच समझ कर, हम अगर बोलेंगे। है ना? अगर आपको 50 साल की आयु में ये पता लग रहा है कि कोई पार्टी सनातन विरोधी है जिसके साथ छात्र राजनीति जुड़े, तो आप अपने सनातन से विरोध कर रहे हैं। बच्चा सबसे पहले जन्मने के बाद दिवाली की पूजन करता है, श्री राम का नाम लेता है, लक्ष्मी माता के दोग लगाता है, उसके बाद समझता है सपा क्या है, कांग्रेस क्या है, बाप क्या है, भाजपा क्या है। किसी भी क्षेत्र का, किसी भी समुदाय का नेता होने के नाते ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। और ये मुद्दा नहीं है कि आदिवासी हिंदू है या नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम का नारा है। कई आदिवासी नेता हमारे साथ भी रहे हैं जो देवी देवताओं को मानते रहे हैं, हमारे साथ मंदिर में पधारे हैं, और उनके भी जो है, आज आप देखो ये तो मेवाड़ संभाग है जहाँ बिजू राणा को माना के साथ की उपाधि देकर पूजा जा रहा है, उसमें अगर एक नेता यहाँ आकर हिंदू समुदाय में ये कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, बहुत गलत बात है। वो पहला गर्व का मुद्दा ये था कि आदिवासी हिंदू नहीं, आप बहुत गर्व से कह रहे थे। ये गलत बोले आप। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता मैं। तो आप एक काम कीजिएगा, वो कौन सा एक्ट है वो लेके आइएगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आदिवासियों के ऊपर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होगा, केवल एक, जिसके अंतर्गत 494 वो भी लागू नहीं होगा। ये 2 चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि हिंदू आदिवासी हिंदू नहीं है। दूसरी बात, मैंने बिल्लू को पढ़ा है, मैंने परम श्रद्धेय बिरसा जी मुंडा को भी पढ़ा है। बिल्लू जी राणा महाराणा प्रताप के साथ में जाके उस टाइम सोच लेते कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो ये मेवाड़ कहाँ बसता मुझे बताओ। ठीक है, आज मेवाड़ का जो राज प्रतीक चिन्ह आता है ना, गौरव अच्छे से जानते हैं, एक तरफ महाराणा प्रताप और एक तरफ बिल्लू राणा है। उसमें ब्राह्मण नहीं, कोई बहन, कोई बढ़िया, कोई जैन नहीं है उसके अंदर।
सही है। लोकसभा का तुम्हारा वायनाड से नहीं जीता, वायनाड से सांसद तुम्हारा राहुल गांधी ईवीएम से नहीं जीता, बैलेट पेपर से वोट हुए थे वायनाड में डरते हो, बैलेट पेपर में वायनाड में किसने डरते हो? शर्म करो यार, चिल्लाने से मुद्दों से भटका नहीं जा भिखारी हम नहीं, भिखारी आपकी पार्टी में होंगे, हमारे नहीं है, ऐसा मत बोलिए। मंदिर के सामने भीख नहीं मांगता है, एक पुजारी अपना कर्तव्य निभाता है। आपका डोटा सर जो था उसके बाद कितने बार उसके पेपर लीक हुए, नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार सच कहे तैयार। उदयपुर लोकसभा के उदयपुर शहर में हम मौजूद हैं और उदयपुर के युवा मन क्या कहता है, दोनों ही पार्टी, तीनों ही पार्टियों के युवा यहाँ पर आए हुए हैं। यूथ कांग्रेस युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं, उनसे संवाद करेंगे, उनसे बात करेंगे कि वे कैसा खेवनार चाहते हैं। क्या मौजूदा लोकसभा के सांसद से खुश है या बेहाल है जनता या त्रस्त है जनता, जानेंगे युवा मन से। तो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह केलावत हमारे साथ हैं। 10 साल से उदयपुर के अंदर सांसद बीजेपी के हैं, क्या आप उनके कार्यकाल से खुश हैं या त्रस्त और बेहाल हैं? सबसे पहले उदयपुर न्यूज़ चैनल के हार्दिक स्वागत कि आप सबने इस अच्छा प्रोग्राम रखा और उदयपुर की जनता को और युवाओं को प्रणाम, राम राम, जय क्लिंगनाथ। पूरे उदयपुर ज़िले की जनता जानती है, उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता जानती है कि किस तरह त्रस्त है लोकसभा के अंदर, किस तरह इन्होंने काम नहीं करा, कभी आश्वस्त हो जाते हैं, कभी क्या और दिखते भी नहीं लोग। आधे कुछ ऐसी विधानसभा है तो ऐसी इस लोकसभा के अंदर जिसके अंदर अर्जुन लाल जी का आज तक चेहरा भी नहीं देखा लोगों ने। अर्जुन लाल जी का चेहरा भी लोगों ने नहीं देखा है। कुछ विधानसभा ऐसी है। गजेंद्र जी भंडारी पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे साथ है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का, मन्नू जी राव का, मयूर जी जोशी का और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के तहत एक युवा ही ऐसा वर्ग है जो सही दिशा देश को दिखा सकता है, उसके लिए आपने विसात का कार्यक्रम रखा। मैं दोनों ही पार्टी के युवाओं से सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि ये जो विसात है, इस विसात के अंदर हम दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी पार्टी का उपनाम रखा है। तो निश्चित तौर पर हम सबको पहले ये सोचना है कि इस विसात के अंदर हमारे शब्दों का चयन, हमारी भाषा को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो डिबेट होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिबेट के साथ में हम शब्दों का चयन बहुत ध्यान से रखें। जैसा कि सवाल आपने मुझे पूछा कि अर्जुन जी मीणा पिछले 10 सालों से कहीं नज़र दिया है। अब जिनके आंखों पे काला चश्मा लगाओ उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। विधानसभा हो या लोकसभा के चुनाव में हो, अर्जुन जी मीणा हमेशा सक्रिय रहे। निश्चित तौर पर किसी स्वास्थ्य कमज़ोर होने के कारण, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो कुछ साल तक घर पर ही बेड रेस्ट पे थे। उसके अंदर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका जीवन हो या मेरा जीवन हो, अगर हम अस्वस्थ हो जाए तो निश्चित तौर पर हम बाहर नहीं निकल सकते। उसके पश्चात भी उन्होंने, मैं ये कह सकता हूँ निश्चित तौर पर दावे के साथ में, जब उनका स्वास्थ्य सही नहीं था उसके बावजूद भी उन्होंने जनता के हित में और विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं रखी। निश्चित तौर पर पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता के कैंडिडेट जीते और इस बार भी जीते। मैं तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कितने आश्वस्त थे 2024 के लोकसभा चुनाव की जीत को लेकर? अगर आप आश्वस्त हैं तो बताएं। सर, चुनाव तो आप जीत जाएंगे, पर इनका इंजाम कुछ और है। इनका कहना है कि 10 सालों से कई विधानसभाओं में अर्जुन जी को देखा नहीं गया। नहीं, 8 विधानसभाओं से मिलकर बनी लोकसभा उदयपुर। आपने अगर सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ही किया होगा तो निश्चित तौर पे वो तो ये कहेंगे हमने नहीं देखा। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और आम जनता से सवाल पूछते हो, जो प्रगति के कार्य हुए हैं, जहाँ पर शिलान्यास से भी हुआ होगा, वहां पर जाकर आप देखिए कि कितने कार्य हुए या नहीं हुए। चलिए, अगर काला चश्मा पहना हुआ है तो दिखेगा नहीं। भाई साहब, आप आधो कालो चश्मा पहन रखी है, आपने दिखा कि अर्जुन जी नहीं दिखा नहीं दिखा? अबे कहीं करा कहीं नहीं बना, रवाना कर दिया है। अब वापस बना नया कैंडिडेट है, वे भी रवाना भेजी, रवाना भेज जाएगा। मतलब विश्वास है आप? 100% हर दान करो, पर हर दान अनिबार 100%, अनिदान भी 100% है भाई साहब। अनिदान पाँचों 100% है। ये हमेशा नगर निगम चुनाव में यूं कहते हैं कि भाजपा जा रही है, लेकिन ये 30 साल से जा रहे हैं। विधायक में 8 साल से विधायक, 8 बार
8 पंजे 40 होता है, 40 साल से इनका विधायक नहीं बना। नहीं नहीं भाई साहब, गलत इन्फॉर्मेशन है आपने। और मैं बताता हूँ, और ये हमेशा दावा करते हैं कि 25 में से हम जीतेंगे। तो पिछली बार 25 भी हम लेके, उससे पहले भी 25 लेके और इस बार भी 25 लेके। इनका कोई इनका टारगेट है कि हमने 25, हमारा तो टारगेट है 400 पार करने का। कोई बात नहीं, 19-20 होगा, ये कोई टारगेट है क्या इनके पास? 25 उड़ी, इस बार भी उड़ेगी और आगे। मतलब राजस्थान में 25 में से 25 आपकी आएगी, पक्की बात है? पिछली बार भी आई थी, 100%। उससे पहले भी आई थी। चलो भाई साहब, बड़ा तो साहब कही थी, तो अब की डांड दी 25 में 25 भैया जी 25 में से 25 लाने का दावा कर रहे हैं। पराजय जय एकलिंगनाथ तय करेंगे, जनता का आशीर्वाद तय करेगा। आपने जो पहला सवाल पूछा उस पर चर्चा हो, मेरा मानना है हर पार्टी हर संगठन ये जानता है कि उसने जो कर्म किए हैं क्षेत्र में वो सबसे प्रबल हैं, सबसे अटल हैं, सबसे सराहनीय। उसके उस चिन्हों पर मत समर्थन मिलेगा, जनता का आशीर्वाद उनको मिला, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हम उसको स्वीकारते हैं, हमारी पराजय भी स्वीकार है जो विधानसभा में हमने देखी। परंतु किंतु हमारा कहना इतना है आपसे कि जो एक सांसद का पद होता है, जो बजट है, युवाओं को जानना होगा 25 करोड़ सालाना बजट। आज उदयपुर के क्षेत्र में अगर युवा हमें कहता है, हमारे विपक्षी भी कहेंगे कि ये क्षेत्र में सांसद द्वारा कार्य कराया गया, उससे हम सब आश्वस्त हैं। विकास की गंगा बही, सांसद जी ने प्रयास किया। उसके उपरांत सिर्फ विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र होता है जो पीएम हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी वाले मोदी जी हो, इंदिरा जी हो, कोई भी हो, उनके समक्ष अपने क्षेत्र की बात दबा कर रखे और काम कराए। सिर्फ इस तरह की उठ रहा है, पेट्रोल इस तरह की उठ रहा है, शराब के अगर टैक्स बढ़ रहा है जिसका हम और आप विरोध कर रहे हैं अलग अलग सरकारों में, तो क्यों किया जा रहा है? किस तरह से नीतियां गलत पाई जा रही है? दूसरे प्रदेश से हमारे प्रदेश पिछड़ा क्यों हो रहा है? क्यों हमारे प्रदेश के साथ पक्षपात हो रहा है? उन मुद्दों पर लोकसभा में जो तत्परता से कार्य कर सके, बात कर सके। मेरा मानना है ताराचंद जी ने जो सेवा करी है उसका आप सब आंखों से देखा हुआ है। हम ये चाहेंगे कि जो भी सेवा भाव हम सब लेके चलते हैं उस पर समस्त जनता दादा में आशीर्वाद दे। एकलिंगनाथ इस बार कांग्रेस का पसंद मिल रहा है, ये हमारा जनता से हमारा निवेदन है। हाथ जोड़ के एकलिंगनाथ की कृपा हम सब पे बरसे, ये हम चाहते हैं। ताराचंद जी का काम सभी ने देखा हुआ है, इस वजह से ताराचंद जी को मौका मिलना चाहिए। क्या कहना है आपका? सबसे पहले उदयपुर न्यूज़ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट के लिए। मेरा ये मानना है कि आप बहुत गौरवान्वित होकर ये बात बोल रहे हैं कि ताराचंद जी जैन ने जितनी सेवा करी, ताराचंद जी मीणा जो कलेक्टर साहब थे, उन्होंने जितनी सेवा करी वो बहुत सराहनीय है। मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति प्रशासनिक इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने यहाँ पे काम किया, जितने भी जो सम्मेलन और ये आपके जो कैंप लगते थे उसमें ताराचंद जी जो मीणा साहब थे कलेक्टर के रूप में, वो थे तो कलेक्टर के रूप में, परंतु इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। और जब उनको कांग्रेस ने टिकट दिया तो इस बात का स्पष्टीकरण मिल गया कि वो व्यक्ति कलेक्टर की पोस्ट पे रहते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। अच्छा भाई साहब, एक बात बता दो, ये किसने कहा आपको कि वो कांग्रेस की पोस्ट, मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता? ये तो मन्ना लाल जी भी आरटीओ में रह के भाजपा का काम कर रहे थे क्या? भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मन्ना लाल जी हमारे विचार परिवार से लगभग 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं। वनवासी परिषद जो हमारा एक विचार परिवार का एक अंग है, उसके वो मुखिया रहे हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि मन्ना लाल जी कोई हमारे लिए नए नहीं है, हमारे विचारधारा से वर्षों से काम करते आए वो। अरे तो भाई गांधी जी प्रभावित रहेगा, कहीं टेंशन लो आप यार। नहीं, गांधी जी से प्रभावित पूरा भारत है, वो कोई बात नहीं, परंतु गांधी जी के जो समर्थक थे उनकी विचारधारा में, और आज जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उस समय भी हम देखते थे गरम दल और नरम दल। तो आज तक इस बातों को लेके लोगों को गुमराह किया जा रहा था कि सिर्फ चरखे से आजादी मिली थी, है ना। तो जब हमारी सरकार आई उसके बाद जब शिक्षा में नीतियों में चेंजिंग करे, तब आज जाके जो युवा वर्ग है जो आज कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको इस बात की जानकारी मिली कि नहीं, सिर्फ आजादी चरखे से नहीं मिली थी, कई लोग फांसियों पे भी झूले थे जी। फांसी पे झूलने वालों की वजह से और चरखे दोनों की वजह से आजादी मिली थी। और ये बहुत अच्छी बात बोली रंजीत दिग्पाल। मैं चाहूंगा एक बार तालियों के साथ इनका, गड़गड़ाहट के साथ इनकी बात का सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आजादी सभी क्रांतिकारियों के जो बलिदान है उसकी वजह से मुकम्मल हुई है। तो कुछ छात्र नेता भी हमारे साथ है। लोकसभा चुनाव के अंदर छात्रों का मन क्या कहता है? इस बार छात्र मन किस ओर है? क्या आपकी बार 400 पार या फिर कांग्रेस की सरकार? सरकार किसकी बनेगी ये तो हमें आइडिया नहीं है, पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई है उससे हम लोग, हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं।
जो सेमेस्टर सिस्टम वगैरह लाए हुए हैं, और उसके बाद में हमारी यूनिवर्सिटी में इनके घर परिवारों के वाइस चांसलर लगा देते हैं। वो वाइस चांसलर अपने घरों में बैठे रहते हैं और राज्यपाल के हिसाब से ये लोग वाइस चांसलर लगाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं और उन लोगों का हम में से कोई विरोध भी नहीं कर सकता है ढंग से, वरना पुलिस वाले हम लोगों पे लाठीचार्ज कर देते हैं, प्रशासन हम लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट होता है। तो हम लोग तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है वो तो चाहता है कि यहाँ पर जो राज्य में जो सरकार बने या फिर केंद्र में भी जो सरकार बने वो छात्र के हित की बात करने वाली सरकार बननी चाहिए। छात्रों के हितों की बात करें वैसी सरकार यहाँ पर चाहते हैं। आप बताएं मिलिंद जी। उदयपुर न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसा बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है जनता की बात मीडिया तक लोगों तक पहुंचाने का। जो पार्टी राष्ट्र के मुद्दों को सर्वोच्च रखेगी वही पार्टी जीतेगी और संगठन उसी पार्टी का समर्थन करेगा। राष्ट्र का मुद्दा कहीं कहीं लो बताओ। 300 तो आज जो पार्टी 370 का स्वागत करेगी, जो लाल चौक पर तिरंगा फहराएगी, ऐसे कई मुद्दे हैं जो हमारे हमारी बात में किताब लिखी थी कि अभी किताब नहीं पढ़ सकूं। 2 मुद्दा इंपोर्टेंट है जो बता डिटेक्ट डिलीट और डिपॉजिट का जो नारा दिया था विद्यार्थी परिषद ने 370 का स्वागत करने का, जो पार्टी उसका समर्थन करेगी उसको विजय बनाएंगे। धन्यवाद। गजब गजब। तो मतलब 370 का यहाँ पर स्वागत हुआ, 370 हटी, इसलिए विद्यार्थी परिषद के छात्र बीजेपी के साथ है। मेरा तो मुद्दा ये है या जो सरकार हटाएगी तो अंडो मतलब सब बढ़िया लिखे हटे, बीजेपी हटाई तो वंडे लारिस भी था। बीजेपी के साथ नहीं है। आज देश के युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, रोजगार के लिए जूझ रहे हैं। 370 में मेरे हिसाब से उदयपुर का कोई वहां जाके नहीं घूमने जाता होगा, खाली घूमने जाते होंगे वहां पे जम्मू कश्मीर में। बाकी 370 में बेटे घूमवारी कोई दीदी नहीं है। प्लॉट थोड़ी खरीद लो कि बेटे माने, प्लॉट खरीद लो कि मने बताओ। 370 मतलब कही है हाँ? 370 से माने प्लॉट नहीं खरीदो बेटे देने माते तेरा रोजगार की बात करो आप। रोजगार है नहीं है, ईडी सीबीआई में तो सारी सरकार चल रही है कहीं। ईडी और सीबीआई पे आपकी सरकार चल रही है, इस पर क्या कहना है सतीश जी आपका? नागपुर पे फेरे रहो नहीं फेरे रहो यो बताओ एक बार। आजादी ने वहां 50 साल तक अबार तक नहीं फेरा हो, लाल चौक पे फेरा वाली बात कर रहे हैं। फेरे दे दो मां तो यार लाल। हां भैया बताओ। को मान कब रहे हो आप लोग? तिरंगे को मान कब रहे हो आप? और हम सबको बुला झंडा तो मनमोहन सिंह जी फेरा ही रहेगा दिल्ली पे, भाई फेरा ही रहा दिल्ली लाल। अरे दिल्ली के अरे यार कार्यक्रम में खलल नहीं भैया प्लीज। हाँ अभी आऊंगा मैं आपके पास। हाँ भैया सबसे पहले तो धन्यवाद आपका जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए धन्यवाद। और नतीजे जो है वो हम भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है, और जो मेरे पक्ष के जो भाई खड़े उस तरफ सुंदर सुंदर शक्लें लेके वो भी जानते हैं। ये शक्लें जो भी चिल्ला रही है और जो हंस रही है, मैंने उनके लगभग 2 से 3 बार का मेरे को भी डर हो गया देखते देखते। तो जनता दरबार में इस तरह से शक्लें चिल्लाती हैं, और जब चुनाव रिजल्ट आता है सूरज पोल पे एमजी में हम देखते हैं तब ये भाई मेरे 3-3 दिन तक कोई नजर नहीं आता है। तो ये भी क्या है, चलो ठीक है, कोई मनोरंजन वाली बात इनको भी करने दो, कैसे बात नहीं है। दूसरी बात, माननीय नेताजी ने कहा था अभी कि 370 से मैं प्लॉट खरीदने जा रहा हूँ। क्या प्लॉट तो आपको पिंडर में मिला तो पिंडर अलग कर दे, प्लॉट तो आपको डूंगरपुर मिला डूंगरपुर भी अलग कर देते हैं, प्लॉट आपको चित्तौड़ मिला वो भी अलग कर देते हैं। थोड़ा सा 370 का मामला देशभक्ति का मामला है, 370 का मामला वो मामला नहीं है जो आप समझ रहे हो कि प्लॉट लेना या नहीं लेना। प्लॉट तो मेरे को भी नहीं लेना, आप डूंगरपुर में बिलिस्तान घोषित कर देते हैं उसको, प्लॉट मेरे को भी पंजाब में नहीं लेना उसको खालिस्तान घोषित कर देते हैं। ऐसा नहीं होता वैसा, तो आप समझो सीनियर नेता हो पार्टी के, आपके साथ अच्छे अच्छे लोग खड़े, तो इसलिए तो 370 का मामला क्या है, या तो हम पूरा उसका अध्ययन कर ले 370 या आर्टिकल 35 से क्या था उसका पूरा अध्ययन करके फिर यहाँ पर डिबेट में बात करें। और दूसरी बात जो कहा था भाई ने पहले, अर्जुन जी कहीं दिखे नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अर्जुन जी अरे 1 मिनट भाई साहब, सब पे आऊंगा मैं साहब, एक बार मैं प्लॉट पे बोल लिया हूँ, सब बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अर्जुन जी दिखे नहीं, उस पे अर्जुन जी जो दिखे, अर्जुन जी लगभग 2 टर्म से सांसद रहे, पहली बार सांसद रहे, जनता ने काम देख लिया होगा, इसीलिए जनता ने दूसरी बार जनता बनारो नहीं मोदी जी रो काम देखिए। तो इस बात को आप लिखित में कहीं अगर आता हो कि जनता ने मोदी जी के नाम से वोट दिया, इलेक्शन कमीशन इस बात को घोषित कर दे कि मोदी जी का काम देखकर जनता ने वोट दिया। सतीश जी ब्राह्मण हो, ईमानदारी से आप आपके दिल पे हाथ रख के बताओ कि आप आपके मौजूदा सांसद के कार्यों से खुश हो क्या? मेरे ये ऊपर ना हटा के फिर बताओ। आपने यहाँ पर ऊपर की व्यवस्था तो आपने कर दी कि दूसरा कांग्रेस इस तरफ मोर्चा किसी खड़ा कर दिया, तो व्यवस्था आपकी हमारी नहीं है ये वाली, तो उस हिसाब से जवाब दूंगा जैसे आपने व्यवस्था की है, आपकी व्यवस्था मैं नहीं बिगाड़ूंगा।
तो पहली बार सांसद रहे, उसके बाद दूसरी बार सांसद रहे। मेरे एक वोट से अर्जुन जी जीते, युवा मोर्चा के वोटों से अर्जुन जी जीते। अर्जुन जीते वहां पर 8 विधानसभाओं के वोटों से, ठीक है। तो 8 विधानसभा के लोगों ने काम देखा होगा तो दूसरी बार उनका चयन किया। चलो दूसरी बार से उनका स्वास्थ्य खराब रहा तो वो नहीं आ पाए, ठीक है। तीसरी बार मन्ना लाल जी रावत हमारे कैंडिडेट सामने मैदान में है। आपकी तरफ से जो 7 बार लगभग आसपास 7 टर्म चुनाव हार चुके थे विधानसभा लोकसभा मिला के, रघुवीर जी मीणा, उनको टिकट नहीं मिला। अशोक जी गहलोत ने बड़ी मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया मैं तुमको इतनी बार टिकट दिया है, शर्म करो, किस खाते में यहाँ पर मंच पे बोल रहे हो तुम। तो आप ही के नेता अशोक जी गहलोत ने आप ही के एमपी को वापस झटका दिया। तीसरी बार में आप लाए आईएएस। अब मैं चलो वही बात नहीं करता वो किसका कार्यकर्ता है नहीं है। हमारे जो मन्ना जी रावत है वनवासी कल्याण परिषद का लगभग 30 से 32 वर्षों से काम कर रहे हैं और एक विचारधारा उनकी परफेक्ट है। आईएएस की कोई विचारधारा सकती है जो कांग्रेस पार्टी से टिकट चुनाव मांगे टिकट लड़े वहां से, ऐसी कोई विचारधारा नहीं सकती। आईएएस एक स्वतंत्र आदमी है, अगर वो वोट भी देगा तो उसका वोट भी, मतलब आरएस स्वतंत्र नहीं है। नहीं मैंने आपको कहा मेरे विचार होता काम कर रहे थे। अब वो कलेक्टर साहब भी किसी कमेटी में किसी प्रकोष्ठ पे काम कर रहे हो तो उसका हमको आइडिया नहीं है, तो आप उसका जवाब ले लीजिए। अब वो सीबीआई और ईडी की बात कर रहे थे, उसका जवाब यार सीबीआई ईडी बात ये होगी मैं यहाँ पे खड़ा होकर राहुल जी गांधी पट्टी पड़ी कर दूं या मैं यहाँ पे खड़े होकर सोनिया जी गांधी पट्टी पड़ी कर दूं। मैं मेरे शहर की बात कर सकता हूँ, विधानसभा की बात कर सकता हूँ, लोकसभा की बात। चलिए ये तो कह रहे हैं कि भाई इनके शहर और विधानसभा की बात कर सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि शहर की बात करें, सांसद है तो हम युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और धर्म भी मानते हैं अपना अपना। तो हम ये मानते हैं कि धर्म में ईमानदारी सत्य का साथ दिया जाता है हर धर्म में। तो क्या भाजपा सत्य बोलती है या झूठ चलाती है? जैसे राहुल गांधी आलू से सोना झूठ चलाया, ऐसे काफी ज्यादा चीजें हैं जिनको झूठ चलाया और इन्होंने भी चलाया। तो यानी कि झूठ का साथ दे रहे तो कहा है कि धर्मी हुए। ये तो अधर्म का काम हुआ, झूठ को फैलाना। पहली बात 370 यहाँ का मुद्दा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मेरे यहाँ के युवा जो साथी हम सब खड़े हैं, मुझे तो एक भी असर बता दो कि आपके कोई फर्क पड़ा हो सांसद अपने जो पहले के अभी हैं उनके कोई काम से मेरे उदयपुर वासी के हिसाब से मुझे कोई फर्क पड़ा हो गया हाँ यार इससे मुझे फायदा हुआ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या फायदा? हाँ मैं बताता हूँ ना, नमक 30 रुपए किलो हो गया भाई साहब। तो वही में अर्जुन जी हाँ महंगाई तो सांसद ही तय करेंगे ना मिलकर, तो इस पे कौन बात करेगा? फोटोकॉपी के पेपर 120 में आते थे 220 के हो गए, ये छोटी छोटी बातें। पेट्रोल 70 था 110 हो गया, ये सब आपको पता है पर आप अनजान बने हुए हैं। क्या बोलते हैं कि वहां पर वो कर दिया है, यहाँ पर वोट दो। इनके पास यहाँ पर गिनाने के लिए एक भी काम हो तो मैं नोट करता हूं और मैं इनकी बात मान जाऊंगा कि एक भी 10 साल के भीतर हमारे उदयपुर जो सांसद का क्षेत्र है उनके गांव की हालत आप देख के आए ना, कुछ हुआ क्या? सब एक छोटा सा गांव, संसद बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, एक छोटे से गांव में कुछ नहीं कर पाए तो संसद क्षेत्र में क्या करा है उन्होंने? संसदीय क्षेत्र में कुछ काम नहीं करा पाए हैं और महंगाई के से आम जन को कोई राहत नहीं मिली है। भाई साहब बहुत अच्छी बात बोली भाई साहब ने कि राहुल गांधी जी का वो सोने से आलू वाला जो बयान है, तो मेरा एक है ना, जब तक मूर्ख जितना समझदार भूखे नहीं मर सकते। हम समझदार हैं, वो मूर्ख है, उसको मूर्ख साबित करके हम चल गए आगे। दूसरी बात भाई साहब की रही कि सांसद जी ने क्या किया। मेरे कांग्रेस मित्र हैं जो मेरे को रेलवे स्टेशन में मिले थे लगभग 15-20 दिन पहले, अभी भी काम चल रहा है रेलवे स्टेशन पे। वो बहुत गौरवान्वित हो गए, एक अपने रिश्तेदार को कह रहे थे माने तो हुई हरिद्वार ट्रेन नहीं, माने तो फ्लाइट है चेन्नई की हुई। तो ये सब सांसद साहब की देन है। थोड़ा सा अपने जमीर में झांको कि उस आदमी ने क्या किया है। आपके यहाँ से जो 4 फ्लाइट चलती थी वो 40 फ्लाइट चल रही है। जो ट्रेनें उदयपुर, भीलवाड़ा और जयपुर तक सीमित थी वो आज देश के चारों दिशाओं में जा रही है। ये सब सांसद साहब की देन है। थोड़ा सा जब आप अपने रिश्तेदार को कहते हो ना माने तो हुई फ्लाइट है चेन्नई की, तब थोड़ा सा याद करा करो कि वो फ्लाइट कौन लेके आया, वो क्रेडिट किसके पास जा रहा है। जब आप कहते हो हमारे तो हुई हरिद्वार ट्रेन है, भाई साहब कहीं अस्थि विसर्जन करनी, माने तो हुई हरिद्वार तक ट्रेन है, माने तो वैष्णो माता तक ट्रेन है, बिल्कुल कटरा तक ट्रेन है। तो ये सब सांसद साहब की उपस्थिति दर्ज करा रही है। कोई आदमी व्यक्तिगत शारीरिक कोई बीमार होगा ऐसा हो सकता है, परंतु ये नहीं कह सकते आप कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आपके यहाँ से सीधी रेल कनेक्टिविटी, आपके यहाँ से फ्लाइट की कनेक्टिविटी सब सांसद की देन है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। आपके यहाँ से सीधी चेन्नई की कनेक्टिविटी, हरिद्वार भी जानो वो तो सारी व्यवस्था है, ये सब सांसद जी खाता में आयो काम। अरे तो 2014 से पहले के हरिद्वार हमारे सब गांव के लोग पैदल जाते थे क्या? पहले पटरी थी नहीं क्या? अर्जुन लाल जी मीणा जो वर्तमान में 10 साल से सांसद है, वो किसी भी विधानसभा के किसी भी गांव में न तो वो दिखाई दें। गुमनाम सांसद रहे वो,
उनकी वाइफ एक पार्षद का चुनाव लड़ी, 400 वोट थे जिस गांव में सलूबर की एक नगर पालिका, वहां वो 150 वोट से हार गई। जब एक छोटा चुनाव होता है, मोदी के नाम पे बड़ा चुनाव, मोदी के आज उदयपुर में सारे पोस्टर लगा रखे, आप जाके देखो, कहीं मन्नालाल रावत का फोटो लगा रखा है क्या? गौरव वल्लभ का क्या हुआ, वो क्या गया? आपके भाई बन गए ना, वो ले गए आप ईडी सीबीआई से लेके चले गए। लड़का बन गया। अरे आपके राहुल कस्बा का क्या हुआ? अरे आपके राहुल कस्बा का क्या हुआ, वर्तमान सांसद का? पहले अपने गिरबान में जाके देखे, आपके वर्तमान राहुल कस्बा सांसद का क्या हुआ? अरे वो चूरू रहा यार, मंडी बात अटेंड नहीं करनी है। इनके मोसरे भाई हमारी तरफ नहीं आएंगे, मासी के लड़के सके राहुल जी कस्बा, पहला गुंजल इनके बड़े फूफा जी हमारी तरफ आ गए इस बार। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? पहले देश विरोधी थे, अब वो देश हित में हो गए। हाँ यार वैसा मैं इसका जवाब दो। गौरव वल्लभ जी कल तक देश विरोधी थे, अब देशभक्त हुए कि नहीं हुए? मेरी बात सुनो, ये जितना हंसी निकाल रहे ना, मेरी बात सुनो, जिस दिन ये जितने भी लोग यहाँ पे हंसी निकाल रहे ना, इनका भी जिस दिन सनातन जाग जाएगा, ये भी इस पाले में खड़े होंगे। मैं आज कह रहा हूँ गौरव वल्लभ जी का तो सनातन जाग गया, उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि मैं मेरे सनातन धर्म का अपमान नहीं सहन कर सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी विचारहीन हो गई है और कांग्रेस पार्टी में सनातन का मजाक होता है, इस वजह से वो इधर आए। जिस दिन तुम्हारे मन में भी आ जाएगा, तुम भी इधर आ जाओगे। यार वैसा बत्ती कोई मरे बात की दे, मेरा कान का पर्दा फाड़ गया। उधर जो भी लीडर बन रहे हैं वो हमारे कांग्रेस वाले जाके बन रहे हैं, बीजेपी वाले का कार्य कर रहे हैं। वो एक समय ऐसा आ जाएगा, ऐसे ये खुद ही बोलेंगे कि कांग्रेस की अपलोडिंग हमारे अंदर बंद करो। जयपुर में अमित शाह जी आते हैं तो वो तो बोलते हैं, उधर से जो आ रहे हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है इस पार्टी में, पर हमारे जो गए ना, सबसे पहले सांसद का टिकट उन्होंने ही लिया है, चाहे बांसवाड़ा का हो, निपटाने के लिए नहीं दिया है और उन्हीं के खातिर ये चल रहे हैं। यदि कांग्रेस से जितने एमएलए सांसद उधर गए ना, उन सब एक बार आ जाए तो उधर कार्यकर्ता ही रहेंगे, आरएसएस वाले लीडर नहीं रहेंगे ही नहीं। लीडर बनना सीख रहे हैं, भी हमसे सीख रहे हैं। लीडर बनना ही नहीं सीखे यार, गच्चा यार, आप अतरा शानदार लीडर वगैरह लीडर बनना नहीं सीखे तुम्हारे। ये इनकी खुद के मन के ख्याल हो सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी चेन बनाई जाती ना, तो उसके लिए कड़ियों का जुड़ना बहुत जरूरी है। एक एक कड़ी से मिलकर चेन जुड़ती है। जब आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने किया, प्रधानमंत्री जी क्या डायरेक्ट चुने गए, सांसद चुने गए, उसके पश्चात में संपूर्ण बहुमत मिला तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री जी बने। ठीक है, आप बात कर रहे हैं कि 10 साल में क्या नहीं हुआ, मैं बता दो, पासपोर्ट कार्यालय कहाँ था, कहाँ चला गया, लेके अरो भी तो क्यों भैया यार, अरे वापस आपकी बात गया। लेकिन स्वर्गीय सुषमा जी स्वराज ने जोधपुर में भी रखा और भेदभाव नहीं किया और उदयपुर को भी पासपोर्ट कार्यालय दिया। आप चित्रकूट नगर में देखिए 100 बेड्स का हॉस्पिटल है। ये देखो छोटे छोटे हैं। अगर आप बात करें ना कि सब प्रधानमंत्री जी के, तो प्रधानमंत्री जी कब चुन के आए, जब सांसद जीत के आए तो प्रधानमंत्री जी बने ना, और जनता ने आशीर्वाद दिया। मैं तो आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं तो 4 जून को हम यहीं पर मिलेंगे। अगर मन्नालाल जी रावत चाहे 1 वोट हो या 5 लाख वोट हो, इसकी बीच की गिनती में नहीं कह सकता कि जनता का आशीर्वाद कितना मिलेगा। अगर नहीं जीतते हैं तो हम संपूर्ण कार्यकर्ता राजनीति से संन्यास ले लेंगे। क्या आप, ये बहुत बड़ी घोषणा है, बहुत बड़ी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, लेकिन ये बात उनको भी स्वीकार नहीं होगी। लेकिन 4 जून को शाम को इसी समय 6 बजे यहाँ पर आना भी पड़ेगा और उस बात को लिखित में आप चाहें तो लिखित में लीजिए। हम जितने भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, अगर मन्नालाल जी रावत नहीं जीतते हैं, जीत का अंतर मैं कह सकता हूँ 1 वोट भी हो सकता है या 5 लाख भी हो सकता है उसके बीच का, तो उस दिन अगर मन्नालाल जी रावत नहीं जीतते हैं, जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता, तो यहाँ पर युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं मेरी भी बात करता हूँ, इन सबकी बात करता हूँ, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो उदयपुर की इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर गजेंद्र जी भंडारी साहब ने करी है कि अगर 4 जून के दिन मन्नालाल जी 1 वोट से लेकर 5 लाख वोटों के बीच में अगर चुनाव जीतते हैं तो ठीक, अगर वो हार जाते हैं किसी कारणवश तो राजनीतिक संन्यास मतलब संन्यास ले लेंगे। इस्तीफा नहीं, इस्तीफे के बाद तो वापस गुंजाइश रहती है रिटायरमेंट के बाद आने की, पर ये संन्यास लेंगे। क्या कांग्रेस में कोई इतना जिगरबाज है जो ये शर्त लगा सके? ये सब चुनावी माहौल है, सब कहते हैं राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी। किसी ने संन्यास लिया क्या? एक सुनिए, एक आपका ही वहाँ इंटरव्यू था आपका गोविंदा, उसने क्या बोला था, 165 सीटें नहीं आएगी तो जुबान कटा दूंगा। कटाई क्या? ये राजनीति चौचले है, जनता है। अरे पर आप अनारी बात का जवाब दे सकते हो कि इनकी बात का ये कह रहे हैं कि वो जीतेंगे 100%। मेरी बात सुनिए, हम कोई भगवान नहीं है। भगवान श्री राम का ठेका इन्होंने ले रखा है, राम के नाम पे व्यापारी बने हुए, हम तो पुजारी है। ये व्यापारी है जो भगवान के राम के नाम पे राजनीति का व्यापार करे, हम पुजारी है।
ईश्वर करेगा जो बढ़िया, जनता का जिसको समर्थन मिलेगा वो जीतेगा। ऐसी घोषणा नहीं करनी। उन्होंने कहा था 100% आएगी तो जीमान काट दूंगा, काटी क्या? ऐसे वादे नहीं करने। बात मुद्दों की सुनिए, बात मुद्दों की कीजिए, बात मुद्दों की कीजिए। जनता के लिए हम नहीं करे, जनता के लिए। आपके सांसद महोदय 10 साल से सांसद है, जनता के बीच में कभी गए क्या? जनता का सुख दुख में उन्होंने कोई काम किया क्या? आप काम की बात करो ना, घुमा गए क्या? काम किया क्या? जनता के लिए आज खेरवाड़ा की जनता आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से देखा था कि 10 साल से हमने सांसद महोदय को देखा नहीं है। आपके सांसद महोदय खुद नगर निगम के अंदर बैठक में कह रहे हैं कि 3 साल से मोदी जी ने मुझे सांसद निधि का पैसा नहीं दिया। वीडियो है, पूरी जनता देख रही है कि सांसद 3 साल से पैसा नहीं दिया। वो खुद कह रहे हैं ना, वीडियो है, वायरल हो रहा है। आप विकास की बात कर रहे हैं, आप मुद्दे की बात कर रहे हैं। भैया यार ये तो बहुत गलत बात है। सांसद जी नगर निगम में इन्हें कह रहे हैं कि 3 साल रुपया नहीं मिले। सुरेंद्र जी 3 साल से भले पैसा मिलाओ ना मिलाओ, लेकिन इन्होंने जिस पैसों से कोई भूखा नहीं मिलता, जिसके दोनों हाथ है वो कमा के खा लेगा। अरे तो ये कोई बात नहीं। एक बार मेरी बात सुनो। आप जो कह रहे हो, मेरी बात, आप जो कह रहे हो राम के नाम पे हम तो व्यापारी और आप पुजारी है, तो कोई बात नहीं। 47 से लगा के सन 47 से लगा के 2013 तक आपने पूजा की और हमने 2014 के बाद व्यापार किया। इसलिए हमारा रामलला का भव्य मंदिर में विराजमान है और आज हम व्यापारी बन के हम पूजा कर रहे हैं। ऐसे पुजारी अगर आप भी है तो ऐसे पुजारी हम भी, कोई बात नहीं, आप ऐसे पूजा करिए। आपने जिनको मुद्दे ढूंढ के पैसे नहीं मिल रहे, वो नहीं मिल रहे, तो आपके राहुल गांधी जी कौन से कर रहे हैं जो अमेठी की सीट छोड़ के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं? कि उनको पता हम कहां से जीत सकते हैं और कहां से नहीं। अरे वो तो नेशनल लीडर है नहीं यार, आप भी नेशनल की बात करें, राम मंदिर की बात करें, नेशनल की बात ही, वो कौन सी नेशनल की बात है? पर उन्हें बताओ, उन्होंने 3 साल रुपया नहीं मिला तो विकास कराएगा कटे? तो आप क्यों परेशान होकर बीच में पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करूं नहीं करूं, वो आपकी मुद्दे क्यों रहते हैं? अगर आप खुद पैसा नहीं दे दो यार भैया, कहाँ घूमता क्यों फिरो? अरे घूमना पड़े। बीजेपी इसलिए ज्वाइन की कि बीजेपी का बोर्ड और बीजेपी वाले काम नहीं कर रहे थे, तो आप भी चाटी सही खेली है। मैं क्यों थोड़ा देर बीजेपी में जाओ, बीजेपी में जाते रोड बन की टकाटक वापस घर में आ गए। अरे यार क्या बात? एक बार समझने के लिए तालियां हो जाए भैया। इससे पहले कभी रोडें नहीं बनी थी क्या? जैसे अभी बड़े भाई कह रहे थे कि 2014 से पहले ट्रेनें नहीं जाती थी क्या? तो इससे पहले कभी नगर निगम में रोडें नहीं बनी क्या? चलो इनका तो मान गया, कहीं गौरव वल्लभ की कौन सी रोडें बनवाएंगे यार? मेरे नहीं समझ। इनके तो रोड, अरे इनको तो रोड बनवानी थी तो ये आ गए थे। गौरव वल्लभ जी क्यों है? उनके कौन सी रोड बनवानी है? ये आदरणीय मेरे भाई साहब है, बड़े भाई साहब है, छोटे से बड़े इनके सामने हुए संजय भैया क्या। पर बात ये है कि जिनके घर शीशे के होते हैं, लोगों के घर पे पत्थर नहीं मारते। अपन अपने अंदर जाको यार, आपने क्या किया? नहीं, वो आपने कहा भगवान हमारा बंगला बढ़ावे, परंतु राजनीति में थोड़ा तो स्वाभिमान होना चाहिए। भाई साहब को मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आपने 2 दिन बीजेपी, 2 दिन कांग्रेस, ना तो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। उधर वाले आपको स्वीकार करते नहीं है, इधर वाले आपको स्वीकार करते नहीं है, आप बीच के रह जाते हो। तो थोड़ा सा बोलने से पहले, क्या कांग्रेस ने संजय भक्तानी जी को स्वीकार करा के नहीं? एक आवाज में यार, आना तो कर ली तो यार। जावेद नहीं करा भाई है, एक बार गले लगाओ इनको, गले लगाओ, गले लगा जावेद भाई। ये स्वीकार कर लिया यार। राजनीति में जनता स्वीकार करती है। अब आप कह रहे गौरव वल्लभ जी बीजेपी में चले गए। आपको पता है देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4.5 साल में 4 साल में 450 विधायक, लगभग 50 MPs, 5 से 7 पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी में शामिल हुए। क्या कारण है? मैं तो एक बात जानता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी को खुद के विकास के नाम पे विश्वास है, तो फिर ये राजनीति का खरीद फरोख्त का धंधा क्यों लगा रखा है? बिना पैसे का कोई नहीं जाता, आप भी जानते हो। आपने सरकार, सुनो, सरकार गिरा दी आपने। महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, गोवा में सरकार गिरा दी, राजस्थान में भी भरपूर प्रयास किया। राजस्थान में अच्छा, एक मिनट, अरे एक मिनट, मैं आपरी बात कर रहा हूँ। 1 मिनट, अगर हड़ा में जोर हो तो हड़ा गिर रही था, भी गिरा था, थाने गली रोक क्या होगा? सुनिए, मेरी बात सुनिए। जोर इसमें नहीं है, जोर है पैसे में। सुनो मेरी बात को, जितना पैसे का लालच देके इन्होंने MP MLA को खरीदा, वो पैसा कहाँ सारा? वो पैसा 70 साल में नहीं कमाई सके, 10 साल में कमाया। वो पैसा कहाँ से आ रहा है वही बता रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। जो चंदे का धंधा लगा रखा है ना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का SBI ने जो पूरा डाटा क्लियर किया, मेरी बात समझिए, उसमें जो 25 हजार करोड़ 500 करोड़ जो चंदा दिया गया। एक बात बताओ, ED CBI की मयूर जी आपके यहाँ रेड गिरती है, ठीक है, और उसके 2 महीने बाद ही आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद के बीजेपी को चंदा दे देते हो। वो चंदे का धंधा वो सारा इसमें यूज हुआ, नेताओं को खरीदने में। साम दाम दंड भेद, ये स्वच्छ राजनीति नहीं है। आओ सिखाऊं तुम्हें चंदे का धंधा। चंदे का धंधा कर रहे हो यार भाई साहब, यार चंदे का धंधा। हाँ आप बताओ।
चंदे का धंधा हो रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपने देखा, लिखित में देखा क्या? ये कह रहा है कहाँ देखा, कहाँ देखा? हर कुछ कह रहे हो, चंदे का धंधा, कौन सा चंदे का? चंदे का एसबीआई की लिस्ट जारी हुई ना। अरे सर ला के बताओ ना, कहाँ पे, किसके घर में गया चंदे? हमारे घर में कोई मैनेजर नहीं एसबीआई में। बस बात खत्म। जिस समय ला के बताओगे इसकी भाई इस बीजेपी की सरकार में किसी नेता ने अगर चंदा लेके अपने घर के बंगले बनाए हो, अपने घर में सीमेंट की ईंटें लगा दी हो या फिर प्लास्टर करवाया हो, गार्डन बनाया, स्विमिंग पूल बनाया, वो लेके बताओ ना आप तो। अरे क्या 500 रुपए चंदे लीधा, प्लास्टर करा था फिर? अरे तो पाँच मौका लीधा। हाँ तो लीधा तो बताओ, बताओ। देखो ये जो हजारों करोड़ में जो चंदे की बात है ना तो उन लोगों का स्तर है उसकी जानकारी लेने का और बताने का ना हमारा। ये ऊंचे लेवल की राजनीति है। मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो। अभी आचार संहिता चल रही है ना? अभी भी अगर इनके नेता इनकी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का हाथ जोड़ रहे हैं, उनको ये बात पता है कि 10-20 साल और हमारी सरकार नहीं आनी। ये सब मेरे जो भाई बैठे ना, भाई साहब ये इतने प्रतिनिधि थे, मेरी बात सुनो, इन्होंने 30 साल से अपना निगम का वोट नहीं देखा है। मेरी बात को सुनना, 20 साल से इन्होंने अपना विधायक नहीं देखा है, 10 साल और 4 जून को 15 साल हो जाएंगे अपना सांसद नहीं देखा है, जिला परिषद 10 साल से नहीं देखी है। इनकी मानसिक स्थिति आप समझ सकते हो यार। इसका जवाब गौरव भाई देंगे। एक सेकंड, इसका जवाब गौरव भाई देंगे। गौरव भाई, इन्होंने कहा 10 साल से आपने सांसद नहीं देखा, अभी 15वां साल लग जाएगा। आपने 25 साल से विधायक नहीं देखा, 10 साल से जिला परिषद नहीं देखी, अब कब देखोगे? आपने हमारी मानसिक स्थिति डापाचुक लाग रही थी, लागे आपने मारे काम हूँ, शैली हूँ, कर्म हूँ, तत्पर हूँ, कड़ी तरह आपने हमारे कटे क्षेत्र में, वार्ड में, शहर में, संभाग में, कड़े मंदिर में, धरातल पे कटी आपने मानसिक स्थिति डापाचुक लागी। नहीं दौर आता है, सबका दौर आता है, चीजें चल रही हैं, बहुत सी बातें आपने की जिसमें मैं बोल नहीं पाया। जैसे कि आपने एक इन सब मुद्दों से विभिन्न में जो भी प्रबल मुद्दा है युवाओं के लिए, मैंने जो आपको कहा प्रदेश में जो इस तरह बढ़ रही हैं, पेट्रोल की, शराब की, उस पर उन्मूलन चर्चा नहीं हो रही, परंतु 370 पे चर्चा कर रहा है हमारा हर युवा के दिल में जो एक उल्लास है, और वो उल्लास हम में भी है। परंतु मेरा कहना यही है कि इतिहास पढ़ना होगा। हरि सिंह जी जो राजा थे, उनको वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी ने किस स्तर पे, किन परिस्थितियों में, पाकिस्तान में जो अखंड भारत का स्वप्न देख रहे थे, जिस तरह से हैदराबाद, जोधपुर और पाकिस्तान को विलय किया गया, पाकिस्तान हुकूमत कश्मीर जो भी कहा जा रहा है, वल्लभ भाई ने हरि सिंह जी से साझा करके वहाँ का जन का जो आक्रोश था, वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी, उसके वल्लभ भाई ने उसको साझा करके 370 प्रावधान लगाया था। आप मैं कोई भी हिंदुस्तानी नहीं चाहता होगा किसी हिंदुस्तानी को जाने में भेदभाव महसूस हो। पाकिस्तान के सरहद पार से जो ताकतें 370 से प्रभावशाली युवाओं को गुमराह करके आतंक परस्तों को दावत दे रही थी, जिनके साथ सरकारें बनाई गई थी, इन्हीं के प्रधानमंत्री के द्वारा महबूबा मुफ्ती के साथ, उन्हीं सब विरोध में हम भी खड़े रहे हैं। गलतियां बहुत सरकारों से हुई, हम भी स्वीकारते हैं, परंतु वल्लभ भाई का जो हम सब के आदर्श हैं, मेरे नहीं, मेरा मानना है कि विपक्ष में जो खेमा खड़ा है उनके भी आदर्श हैं, तो उनका जो अटल एक खेमा था जिसने 370 प्रावधान को लागू किया, वो लागू ऐसे ही था। और मेरा मानना है कोई नाराजगी नहीं, हार की, मेरे पिनपूर्ण में भी कहा आपको, जीत पराजय एकलिंगनाथ के हाथ में, कर्म करना, मेवाड़ धरने के लिए काम करना, युवाओं को, शक्ति को, माताओं की सेवा करना हम सबका कर्तव्य है, और वो कर्तव्य हम करते रहेंगे, परिणाम जो भी हो। परंतु कहना यही है मेरा कि जो भी सांसद बन के आए प्रधानमंत्री जी के सामने, विधानसभा से लोकसभा क्षेत्र की जो परेशानी है, प्रदेश में जो भी जिस तरह से ऊंच नीच का एक सामंजस्य बैठ रहा है, परेशानी हो रही है, उसको दबा के कहे, जनता और युवा इसका संग्रहण करेगी। आशा। चलिए, गौरव जी ने बहुत अच्छी बात करी कि भाई कोई भी जीते कोई भी हारे, ये सब एकलिंग जी के हाथ में, वो मेहनत कर रहे हैं और एक ना एक दिन उनको इसका नतीजा मिलेगा। आपका क्या कहना है, आपका मन क्या कहता है, कैसा खेवनार चाहते हैं इस बार? सबसे पहले तो मैं संजय भैया ने जो बात बोली थी उस पर बहुत मुझे अच्छा लगा कि 50 तो एमपी और सैकड़ों की संख्या में एमएलए छोड़ के बीजेपी में आया है। वो क्यों आया जो बता दूं मैं। आपने जो पहले बोला था, एक वर्ड बोला था कि 370 से हमको क्या लेना देना, आपकी इसी सोच की वजह से राम मंदिर बनाना, उसको व्यापारीकरण कहना, इसी सोच की वजह से छोड़ के इधर से आए हैं। जैसा कि गौरव जी वल्लभ ने कहा है, ये कह रहे हैं, अरे एक मिनट रुको, आपके पास आऊंगा मैं। उनको क्या है, एक्चुअली चिल्लाना नहीं आता है, उनको जाता नहीं है। मुद्दे की बात जो करेंगे चिल्ला लग जाएंगे, जब पॉइंट की बात है कि चिल्ला लग जाएंगे। वो 370 है क्या, देश का लेना देना नहीं किया, हर एक चाहे छोटा सा गांव हो उसको भी 370 लेना देना है। 370 किस लिए हटी और स्थिति वहां पर क्या थी, वो भारत का अभिन्न अंग था, इसको हटाया, हटाना जरूरी था। ये काम कांग्रेस कर सकती, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वो तो क्यों किया था, उसमें तत्कालीन परिस्थितियां थी, मान लिया, लेकिन तब आपने अब तक क्यों नहीं हटाई उसको।
और रही बात सांसद क्षेत्र में नहीं जाता है, नहीं आता, 2 बार सांसद ऐसे नहीं जीत गए वो। जनता का आशीर्वाद चाहिए होता है, उनको मिला है और इस बार भी मिलेगा। तो जनता में काम करते हैं, आपके सामने लोग यही कहेंगे वो नहीं आते, लेकिन हम जानते हैं कितना उन्होंने काम किया, कितना काम नहीं किया। सारे काम जो हासिल करने चाहिए उन्होंने किए हैं। स्वास्थ्य की परिस्थिति होने से तो कुछ साल वो एक्टिव नहीं रहे, लेकिन काम उन्होंने सारे किए हैं। और सांसद मिलके ही प्रधानमंत्री को मनाते हैं, और प्रधानमंत्री जो वो सारे काम करते हैं जो देश में करने चाहिए और वो कर रहे हैं। भारतीय कूटनीति आज पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध है। भारत अपनी कूटनीति की वजह से सारे विश्व में जाना जा रहा है। कहीं प्रधानमंत्री जाता है या भारत का कोई भी अगर एनआरआई जा रहा है कहीं पर, तो उसको इज्जत मिल रही है। उसका कारण क्या है कि हमारी कूटनीति स्ट्रॉन्ग है, इसलिए भारत का प्रधानमंत्री काम कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए जनता उसको आशीर्वाद देगी इस बार। इन्होंने एक और बात कही थी, उसका जवाब दे दो। इन्होंने की थी कि देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर सरकार बनी जम्मू कश्मीर में, उसकी क्या प्रतिक्रिया? देश विरोधी ताकत सरकार बनानी जरूरी थी, कुछ डॉक्यूमेंट थे उनके अंदर से निकालने जरूरी थे, इसलिए सरकार बनाई थी। वो कूटनीतिक बात है, आपको नहीं बताई जा सकती और बनाई, और बनाने के बाद हटाने के बाद दूसरी हटाई है। ये आप नोट कीजिए बात। आप मान रहे हो देश विरोधी ताकत के साथ मिलकर सरकार बनाई आपने? देश विरोधी ताकत नहीं, दूसरे जीते हुए एमएलए एमपी थे, उनको साथ में लेके आपने कर लिया तत्काल, वो थे देश विरोधी। तो इसका मतलब आपने कितने साल सरकार चली उनके साथ में? आपने कितने सालों तक चलाई? दूसरे से इनका अलायंस दूसरे से नहीं था, दोनों ही बार सरकार आपस में मिलकर बनी है। आप उसका पूरा शेयर किए, हर बार अलग से अलायंस होता है इनका, तो हर बार। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने सरकार बनाई थी, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक था, मोदी जी का, उनकी भावना सद्भावना ये थी कि इस तरह चीजों हटाने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत थी और उसके लिए जरूर आवश्यक था। चलिए, मेन डॉक्यूमेंट की जरूरत थी, वो आवश्यक था। बबलू जी हमारे साथ है। बबलू जी, आपका मन क्या कहता है किस बारे में? एक बताओ, थिएटर पे आप क्यों आए हो? यहाँ पर क्या रंगीन लग रहा, मौसम चीजें क्या कह रही है? बताओ। मिलने आया? बिल्कुल ही नहीं, सुबह पहले काम नहीं किया क्या? लोकसभा चुनाव को लेकर बबलू जी का मन क्या कहता है? मेरा मन तो हमेशा कहता है भाई सांसद जीते और सरकार आए, और क्या कहेगा? पर हर बार मुंह की खानी पड़ती है आपको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ 2014 के बाद कुछ चीजें ऐसी हुई है। गौरव वल्लभ रे चुनाव में भी तो यूज किया, हारिया जो तो ठीक है, उम्मीदवार और ले गया वे। अब वो तो क्या है, जो दोगला बंदों की कोई कीमत नहीं होती है, सब आते हैं जाते हैं। जिस महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो हमेशा क्या महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, जो जिनको जहाँ मलाई खाने मिलती है उनको। गौरव वल्लभ जी को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन उनको महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जो उनको अब कुछ मिल नहीं रहा है, पार्टी के संघर्ष में कोई साथ ही रहता है, तो उनको मलाई खानी है तो बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी मलाई खानी है तो बीजेपी में चले जाओ। रौनक जी हमारे साथ है। रौनक जी, छात्र का इस बार रुझान किस ओर है? मेरा तो यही कहना है कि जैसे कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाजपा मोदी के फेस पे चुनाव लड़ रही है, तो मेरा कांग्रेस से भी निवेदन है, आप भी एक आह्वान करो, हम राहुल गांधी के फेस पे चुनाव लड़ें। अरे वो उनकी सीट से अमेठी से बात है, वो उनकी राष्ट्रीय नेता की राष्ट्रीय कौन लड़ रहा है? एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ, कल ईद है, इनको बोलने दो। सुनिए, राहुल गांधी ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए बोला था, वो सच निकला। कोरोना के लिए बोला, वो सच निकला। जीएसटी के लिए बोला, वो सच निकला। नोटबंदी के लिए बोला, वो सच निकला। समझ गए ना? ये झूठ फैलाने के लिए मशहूर है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय झूठी पार्टी है। इसलिए हमारे जो नेता हैं वो सच का साथ। आज देख लो, 4 साल पहले मैं दिल्ली गया था, वहां गिरफ्तारी दी थी अग्निवीर के खिलाफ। आज पछता रहे ना सब। ये देखो, ये आंखें बंद कर, और काम के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, ये किसी और के नाम पे वोट मांगेंगे। काम करो ना तो आपको किसी और का नाम ना लेना पड़े। करने नाम तो मांगेगा, ये तो अभी आपने जनता को बरगला रखा है। वो उस नहीं वो अफीम है। महेश जी बहुत भावुक हो रहे हैं। महेश जी, आप ही बताओ। आप 5 मिनट पहले कह रहे थे जनता बहुत समझदार, आप कह रहे जनता को बरगला रखा। जनता यार खाना खाती है, रोटी खाती है यार, थोड़ा तो। और ये अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमारे सांसद ले गए। एक तरफ तो ये कहते हैं हमारे सांसद ले गए, इनको प्राउड फील हो रहा, पता नहीं क्यों इनका खाली हो रहा खजाना, और हंस रहे, मतलब कोई बच्चा। और कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ईडी का प्रेशर है इसलिए सांसद जा रहे। अरे यार, तुम चोर होंगे तो डरोगे ना? माइकल लाल आगे कौन है स्टेज पे? हम ईडी भेज दो, उसका बाप भेज दो, अगर चोर नहीं है तो तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। गुलाब चंद जी कटारे कहते थे ना, मैं चोर हूँ, मेरे को जेल में डाल के बताओ। वैसे तुम्हारे नेता कह के बताए ना, भाग क्यों रहे बीजेपी में? अगर तुम सही हो, ईडी के डर क्यों ईडी से क्यों डर रहे हो तुम? यार, ईडी क्यों डर रहे हो? अंदर सवाल पूछ रहा है। नहीं, इसका जवाब मैं दूंगा। मेरी बात सुनो। आज जो नेता जो साल भर पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले कांग्रेस में थे, सारे बीजेपी के नेता उनको चोर बोलते थे, गाली देते थे, भ्रष्टाचारी बोलते थे। तो जैसे वो नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आता है, क्या दूध का धुला हो जाता है? आपकी पार्टी सुनो, आपकी पार्टी स्वच्छ है,
आपकी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी नेता नहीं है, आपकी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है, तो अगर वो नेता भ्रष्टाचारी है तो आप उसको क्यों लेते हो अपनी पार्टी में? इसका सवाल दो, इसका जवाब दो। आप ही बोलते हो कि कांग्रेस पार्टी के नेता भ्रष्टाचार है, फलाना, जो भी आप लिए छगन भुजबल है, जो भी एक्सवाइजेड नेता के गुरु, फिर जैसे वो बीजेपी में आता है तो आप उसको खाक में बिठा लेते हो गोदी में, क्या कारण है? बीजेपी के पास क्या कोई वॉशिंग मशीन है जो सारे भ्रष्टाचारी नेता के दाग उससे धुल जाते हैं? भंडारी जी, मैं संजय जी को निमंत्रण दे रहा हूँ कि रोड बनानी तो आ जाओ, वापस चले जाना, एक बार आ जाओ। चुनाव, लोकसभा चुनाव में हमारा काम सवाल का जवाब, उनके सवाल का एक कोई जवाब ही नहीं है। जो उनको खुद को ये पता है कि जब काम बीजेपी करती है, रोड बीजेपी से ही बनेगी, तो आना बीजेपी में ही है। बीजेपी में आ जाओ, हम रोड बना देते हैं, वापस चले जाना लोकसभा में। पार्टी को कह दो कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, आप रोड बना सकते हैं, आप कुछ काम नहीं कर सकते। नेता प्रतिपक्ष नहीं है हमारा कोई सुनने वाला नहीं, पार्षद की कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए बीजेपी में आना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। यार मतलब बहुत टेंशन में आई हूँ मैं, बहुत टेंशन में चल रही हूँ। इसीलिए जनता त्रस्त है। ये इनका एक सिस्टम चला आ रहा है कि जो बीजेपी में आएगा निगम का, कांग्रेस का पार्षद, उसके वार्ड के अंदर काम होगा, बाकी जनता रोती रहे। ये रुला रहे हैं, जितने पार्षद जीते हुए हैं उन वहाँ की जनताओं को रुला रहे हैं। तो धीरे धीरे जनता समझेगी, जवाब देगी, समझेगी 30 साल हुए हैं, समझेगी। हमारी कांग्रेस की स्थिति इंदिरा जी के समय से बहुत अच्छी, 2 सीटें थी देश में, हमारी 54 है। आ जाएंगे इसी तरह से, फिर आएंगे, फिर दौड़ेंगे। वो दौर नहीं है जो आपका था, जो आपका 2 सीट थी, हमारी 54 है। और राहुल जी के नेतृत्व में देश के अंदर फिर से, अरे देखो 100% आएगी। और धीरे धीरे लोग मजबूत, ले डूबेगा। हमारे 2 जने थे, अगर उस समय ईडी का यूज इंदिरा जी करते, सिर्फ 2 जनों को ही लेना था लपेटे में ईडी, जैसे आज देश में ले रहे थे ना, अटल जी को और लाल कृष्ण आडवाणी जी को, दोनों को डाल देते ना, तो अभी अपन सब साथ होते और ये विवाद ही नहीं होता। उसी समय सब सिस्टम खत्म हो जाए। पछता नहीं रहे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या नहीं करी। ये पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने जा रही है, लोकतंत्र को तानाशाह तरह निपटा रही है। और हर जगह सांसद प्रत्याशी का कहता है संविधान बदल देंगे। अरे तुम्हारे संविधान कैसे बदल दोगे? तुमने बनाया क्या घर बैठ के संविधान? देश का संविधान बदल दोगे? अबे बनाएगा नहीं हरियाणा घर बैठने। अरे वो मुहिम चलेगी नहीं, सिर्फ भाषणों में चल रहा है। ईडी और ये सिस्टम कितना भी लगा तो जाने वाले जाते हैं। गौरव वल्लभ जी की बात है तो ठीक है, उनका विवेक मर गया तो स्वाभिमान भी मर गया उनको तो पार्टी ने बहुत कुछ। आप भी दोगे, एक दिन फिर यहाँ जाएंगे। ये तो लालची लोग हैं, अगली बार फिर कांग्रेस में आएंगे। जमशेदपुर से लड़े, फिर उदयपुर से लड़े, पार्टी ने दिया, अगली बार फिर आएंगे। उस समय तो नहीं बोले पार्टी हमारी सिरमौर है। आपके भी कसवा जी के लिए नहीं बोले कि वो तो कसवा जी के लिए बोला क्या? अपन तो देश की बात करें, देश का चुनाव है, पीएम चुनने जा रहा है हर देश की। अरे उदयपुर की शक्ति तो मैं कर रहा हूँ ना, कोई मतलब नहीं। क्या बातें कर रहे हो आप? यार भाई साहब, ये भी इनका स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि इन्होंने तो कभी 2 सीटें होते हुए कभी आप लोगों का विरोध नहीं करा। ये तो 54 है फिर भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है, इनकी स्थापना से लगभग 30 से 35 वर्ष बाद स्थापित हुई थी। तो 2 सांसद थे ना, उस पार्टी का जीवन भी उतना ही था जिस समय 2 सांसद थे। आज जब हम आपकी आधी उम्र में आए हैं तब आपका हाल ये कर दिया है। जब आपकी उम्र में आएंगे तो कल्पना करना क्या होगा। इस बात की तरफ ध्यान दें। गोल्डी भाई मेरे भाई हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी थी। लोकतंत्र की हत्या तब हुई थी। कांग्रेस ने 3 बार संविधान बदला, नहीं हो तो गूगल पर सर्च करो। हमने संविधान न बदला है न बदलेंगे भविष्य में भी। सिर्फ जनता को गुमराह करके इस बात के लिए मैसेज देना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारे को यहाँ से जितवा दो। मैं तो कह रहा हूँ, देश की बात छोड़ो, आप उदयपुर से सांसद का चुनाव जितवा दो। गजेंद्र जी ने जो बात बोली है उस बात का समर्थन मैं भी करता हूँ। अरे यार भाई साहब, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और ये कह रहा है कि देश का सबसे काला अध्याय इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो लोकतंत्र की हत्या थी। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? इमरजेंसी की बात तो बाद में करेंगे। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति से। इनको इनके ईवीएम के ऊपर भरोसा है कि भाई 100% जीतेंगे। और मैं गारंटी कर रहा हूँ, अगर मोदी की 400 सीटें आ जाए तो मैं संन्यास लूंगा। यशपाल सिंह चक्तावत अगर 400 सीटें आ जाए, अभी सब जय श्री राम कर रहे हैं। जय श्री राम का इन्होंने कोई पेटेंट नहीं करा लिया, हमारे भी है। हम क्षत्रिय वंश से आते हैं। जय श्री राम हमारे। आज मैं इनको उदयपुर की बात बताता हूँ। अरे उदयपुर की लोकल बात करता हूँ।
आज आपके एमएलए बीजेपी के, आपका सांसद प्रेसिडेंट में बीजेपी का है। अरे माइक तो छोड़ दो। आज अपने खिम्मत माता का मंदिर है, वहाँ पे ताले लग रहे, दो समुदाय के बीच में झगड़ा चल रहा है। समुदाय की बात ठीक है, इनके पास देवस्थान विभाग डिपार्टमेंट होता है। आज उस माता जी के नवरात्रि के अंदर कुल पूजा पाठ नहीं हो पा रही है। आज ये सनातन की बात करें, इनको खाली मीडिया के सामने आके जय श्री राम बोलना है। आज तुम सब लोग वहाँ 50 जने जाके मंदिर खुलवाओ और उसकी पूजा पाठ करो, फिर जय श्री राम बोलना, हम भी साथ चलेंगे। चलो। और आज प्रशासन आपका है, कलेक्टर आपका है, एमएलए आपका है, सांसद आपका है, उन सबको बुलाओ और मंदिर का गेट खुलवा के बता दो। मंदिर का गेट आज खुलवा के बता दो, मान जाऊंगा। आज गेट खुलवा के बता दो, आपका प्रशासन है। एक सेकंड हमारी बात कर रहे हैं 6 महीना पहले ये तो नीटा नीटा का आदमी मिलियो मैंने 400 सीटा पे कह रहे हो संन्यास ले लूंगा। भाभी 400 सीटा आएगा तो सब कांग्रेसी संन्यास ले लेगा। ये ले लेगा कहीं? अगर 400 की जगह 399 गजेंद्र जी संन्यास ले लेगा? पूछो आप। 399 आई तो ये संन्यास ले लेगा कहीं? पूछो। मेरा सबसे पहला सवाल था, आपने जो सवाल, मेरा सबसे पहला सवाल था कि क्या उदयपुर लोकसभा आप जीतेंगे, हमको हराएंगे? उस सवाल का जवाब दीजिए। हम बात यहाँ पर किस लिए खड़े हुए? उदयपुर लोकसभा की बात करने के लिए, राष्ट्रीय लेवल पे बात करने के लिए। दोनों पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हम मोर्चा के लिए बात करें, हम पार्टी यहाँ पे खड़े हुए। तो आप क्यों 370 पर उस पर जा रहे हैं? प्रभु श्री राम का मंदिर बना, सारे हिंदू उत्साही खुश हुए। हमने प्रभु श्री राम के मंदिर की अभी तक चर्चा नहीं करी। हम बात करना चाह रहे हैं उदयपुर लोकसभा की 8वीं विधानसभा की बात करें, हम विषय से भटके नहीं। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि उदयपुर लोकसभा अगर आप जीतते हैं तो गजेंद्र भंडारी और उसकी पूरी टीम संन्यास लेगी। अगर आप हारेंगे तो क्या आप संन्यास लेंगे? उसकी बात करें। यार इनका सवाल का जवाब कोई दे सकता है क्या? जीत और हार हमेशा अपन लड़ते हैं। 2 बार से आप सांसद थे, 2 बार से जीत रहे हो। उससे पहले हम भी सांसद रहे, हमारे प्रत्याशी भी सांसद रहे। ये तो अबार नहीं पूछ रहे गोल्डी बना। अबार तो यह बात है कि हम हमारी मेहनत कर रहे हैं और मजबूती से मेहनत कर रहे हैं और जीत की तरफ है। बहुत अच्छा चुनाव लड़ा जा रहा है और हम चुनाव जीतेंगे। शर्त लगा सकते हो कि नहीं ये बताओ बस। सट्टे का काम मैंने कभी किया नहीं है और सट्टा मैं करता नहीं हूँ। सट्टे का काम यही है, तो ये कहीं भी शर्त लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कई तमाम तरह के काम है इनके सट्टों में। मैं हमेशा सिस्टम में चलता हूँ और सेलेक्टेड बात करता हूँ, शर्त वर्त की बात नहीं, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे। चुनाव शर्त की नहीं लगा सकते, चुनाव जरूर जीत रहे। गोपाल जी भाई साहब हमारे साथ है। 3 वार्डों का काम अकेले पार्षद देखते हैं, पार्षद होते हुए बीजेपी के एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजा। और आज लाइटिंग की व्यवस्था भी करी कांग्रेसी, बजा दो भैया। भाई साहब अब की बार ये बताओ कि भाई ओल्ड सिटी से आप आते हो, पुराने शहर से आते हो, पुराने शहर का मन अब की बार किस ओर है? क्या अब की बार भी बीजेपी आएगी या फिर इस बार कांग्रेस अपना परचम ले आएगी? ओल्ड सिटी में जो भी वार्ड है, इसमें गौरव भैया का भी वार्ड आता है, उनको खुद को पूछ लो कि जो मोदी की जो लहर चल रही है उसमें सब वोटर ने मन बना लिया है। गौरव भैया का काम बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ अगली बार अगर वापस जनरल सीट आती है तो गौरव भैया लड़ेंगे और मेरा विश्वास है कि उनकी मेहनत रंग लाएगी। पर जो मोदी को देख के जो मुद्दे थे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, राम मंदिर का मुद्दा था, 370 थी और यूसीए वगैरह जो भी मुद्दे थे, तो मोदी जी के राज में पूरे हल कर दिए। अगर ये सब कह रहे हैं कि 400 सीटें, मैं कह रहा हूँ 2 सीट से शुरू हुई थी। लोकसभा में 2 सीटें थी बीजेपी की, उसके बाद 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में 282 आई, अभी 303 है। 400 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं पर पूर्ण बहुमत हासिल करेंगे। 400 मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं 299 399 आएगी तो मैं संन्यास ले लूंगा। नहीं, संन्यास लेने की बात मत करो, मेहनत करो। अगर 270 के 370 के पूर्ण बहुमत आएगा मोदी सरकार का, ये मेरे हमको पूरा विश्वास है। और गजेंद्र जी भंडारी ने बोला हम उदयपुर लोकसभा की बात कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दा है। मन्ना लाल जी रावत को लेके गजेंद्र जी ने बोला मेरी टीम पूरा इस्तीफा दे देगी, और मैं भी बोल रहा हूँ अगर उदयपुर में मन्ना लाल जी हारते तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। ये वादा कर रहा हूँ मैं। अगर मन्ना, क्योंकि उदयपुर हमारा संसदीय क्षेत्र उदयपुर है, उदयपुर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। क्या राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दूसरी टीम कर रही है, बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। उदयपुर में अगर मन्ना लाल जी हारते हैं रावत तो हम सब इस्तीफा दे देंगे, वादे पे हम कायम रहेंगे। आज उदयपुर से इतने लोगों ने ये दावा करा है, बीजेपी वालों ने, भाजपा युवा मोर्चा और युवा पार्षदों ने दावा करा है कि अगर मन्ना लाल जी यहाँ से हार जाते हैं तो इतने सारे लोग संन्यास दे देंगे।
क्या कांग्रेस में कोई व्यक्ति दावा कर सकता है? मैं दावा एक ही चीज पे कर सकता हूँ, इनकी केंद्र सरकार उदयपुर लोकसभा के अंदर खाली बैलेट पेपर पे चुनाव कराते, फिर हार जाए तो इस्तीफा और जीवन भर संन्यास, राजनीति का राह नहीं बोलूंगा। गोल्डी भाई को सोचना चाहिए, टेक्निकल जमाना है आज के टाइम में, पूरा जमाना है, इसमें समय की बर्बादी होती है। जो आज तक कांग्रेस करती है उससे हटके काम कर रहे हैं। विदेशों में जो एक राज्य की जनसंख्या होती है वो पूरे देश की होती है। एक राजस्थान का राज्य उसके बराबर पूरे देश की होती है। कितने वोटर है पूरे हिंदुस्तान में? अगर वीएम से नहीं होगा तो कितना समय बर्बाद होगा, कितनी, अरे भैया कितनी कागज बर्बाद होगा। ये एक मिनट ईवीएम पे सवाल उठा रहे हो। हिमाचल में तुम जीतते हो तब ईवीएम ईमानदार हो जाती है। बात सुनो, विधानसभा का चुनाव क्या प्रधानमंत्री का चुनाव? कर्नाटक में जीतो तब ईवीएम सही है। लोकसभा का तुम्हारे वायनाड से नहीं जीता, वायनाड से सांसद तुम्हारे राहुल गांधी ईवीएम से नहीं जीता, बैलेट पेपर से वोट हुए थे। वायनाड में डरते हो, बैलेट पेपर पे वायनाड में किसके चिल्लाने से मुद्दों से भटका नहीं जा सकता। चिल्लाने से आप भी सोच रहे हैं कि हम जोर से चिल्लाएंगे तो झूठ सच हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा। विधानसभा का चुनाव हो, मतदाता कहाँ जाता है? मतदान केंद्र पे जाता है। वो मतदान केंद्र में के जाने के बाद किसी भी पार्टी को वोट देता है, वो उसका अधिकार है, ठीक है। तो दबाता क्या, ईवीएम दबाता है, मोबाइल का बटन दबाता तो ईवीएम है ना। आप जो बात कर रहे हो ना वो कांग्रेस की जिलाध्यक्ष ईवीएम से, हम जीते तो ईवीएम सही और सामने वाली जीते तो ईवीएम खराब, ये कौन सा जवाब हुआ आपका? कोई से ये देखो एक बात, ये देखो इलेक्शन कमीशन में आके गए कि तुम हमको बदनाम कर रहे हो। अगर हमको उच्च लेवल पे डिबेट करनी है तो ये कोई बात करने का उचित नहीं है, क्योंकि जनता देख रही है। चलिए, मेरा एक निवेदन है कि भैया देश के इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई सवाल नहीं, वो जो काम कर रहे हैं वो उनकी 26 तारीख का दिन मुकम्मल है। आप सभी को मतदान जरूर करना है, चाहे किसी भी पार्टी को करे पर मतदान जरूर करें और सवाल जरूर करें। ये इलेक्शन कमीशन की आप कह रहे हो बात माननी है। आज मैं बताता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में मोदी के फ्लेक्स लग रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन का नॉर्म्स होता है कि उसके नीचे कितनी प्रतियां छपी है, क्रमांक नंबर डलना चाहिए। इन्होंने लाखों करोड़ों बैनर छाप दिए, इलेक्शन कमीशन कहाँ गया? इलेक्शन कमीशन आप देखे उन्होंने नीचे लिखी है, नहीं लिखी हुई है, एक पे भी लिखी हुई बता दो, एक के ऊपर भी लिखी हुई बता दो, फ्लेक्स पे क्रमांक और यार भाई साहब ये तो गलत बात है, गलत बात। देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है, बहुत छोटी सी बात है कि हम सिर्फ अपनी हठधर्मिता पे अड़ जाएं तो एक अलग बात है। हम भारत देश के लोकतंत्र और उसकी जो संवैधानिकता है उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, ये अपनी जगह पर। पिछली बार जब अशोक जी गहलोत साहब की सरकार बनी थी तब तो आप ईवीएम को नहीं रोए थे, तब भी आ जाते ना रोड पे कि सरकार गलत बनी है। पहले तो अलग प्रश्न कह रहा है नहीं जतरा पोस्टर लाग रहा है, वरना नीचे क्रमांक संख्या और सब प्रतिलिपियां छपनी चाहे कितनी छपी वो नहीं छपाई है। कोई बात नहीं, आप थोड़े दिन और झेलो, ऐसा चलता रहेगा। आप अगर आपको लगता है तो आप विरोध दर्ज करेंगे ना, अगर आपको लगता है तो अपना विरोध दर्ज करेंगे ना। विधानसभा चुनाव से पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के यहाँ पर आप देखे होंगे कि अखबार हम खोलते थे, 1-1.5 महीने से रेड रूल है। मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के अखबार में फोटो आते थे। यहाँ पर उदयपुर में हर होर्डिंग पर अशोक जी गहलोत का फ्लैग था। लेकिन अपने आप को याद सवाल करके अपने आप करूँ, पिछले साल हनुमान जयंती की एक दिन पूर्व बैन कर दिया गया था, 144 धारा लगा दी गई थी और भगवा पता क्या है बैन कर दिए गए थे। इस पर आपका क्या कहना है? पिछले साल हनुमान जयंती पर भगवा ध्वज को बैन कर दिया था, भगवा पताकों को बैन कर दिया था, इस पर आपका क्या कहना है? ताराचंद जी मीणा ने सवाल पूछा है गंजू भैया ने। हनुमान जयंती का सबसे बड़ा और सबसे उत्साहपूर्ण आयोजन हमारे क्षेत्र में होता है, जहां पर भगवा में भव्य शोभा यात्रा पिछले वर्ष भी निकली थी, हर्षोल्लास से निकली थी। भगवान हनुमान जयंती हो, जगन्नाथ यात्रा हो, ताराचंद जी, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, जब तक श्री राम के भक्त इस धरती पर रक्त लेकर प्रबल हैं, कोई भी नेता या अधिकारी भगवे को निरस्त या ध्वस्त नहीं कर सकता। इसको आप अच्छी तरह से जान लें। ये सब प्रोपोगेंडा है।
मेरे भाई कुलदीप जी वहाँ पर साथ में थे मेरे। पिछली बार हनुमान जयंती थी और शोभा निकाली गई हेमराज जी अखाड़ा में। हर वर्ष की बात ही लोकसभा के पूर्व भव्य आयोजन किया गया, प्रसाद वितरण किया गया, भगवा में सब व्यस्त, माताएं बहनें सब थी। ये पूरी तरह से गलत आरोप है। अगर आप कहें तो मैं आपको शाम तक वहाँ की वीडियो और आपकी जितनी भी चित्र हैं वो साझा कर सकता हूँ। चलिए एक बार सभी से अनुरोध है कि जय श्री राम का लड़का, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं चाहूंगा कि ये अंशुमन जी हमारे साथ हैं। अंशुमन जी, आप ये बताएं कि अब की बार किसकी सरकार? मयूर भैया, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि 22 तारीख को ही हम लोग चुनाव जीत चुके थे। 22 जनवरी के जो जब श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठान हुआ था, उसी दिन मोदी जी चुनाव जीत चुके। अरे 2 मिनट, अरे ये आप, अरे 2 मिनट भैया, सर आपका विषय ईवीएम का है, आपका विषय ईवीएम का है ना भैया। तो आप यूथ कांग्रेस से चुनाव तो आपने ऑनलाइन करा है, जहाँ आपका आपस में जीत रहा है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का आदमी जीत रहा है, जहाँ आपके लिए ईवीएम गजब की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस डिबेट के अंदर आपके पास 2-4 शब्द के अलावा तीसरे शब्द पे बात नहीं करते हैं। राम मंदिर 370, अरे सुनो, राम मंदिर 370, कश्मीर, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, ये 5 शब्द इनसे लेके बोलो कि किसानों की आय दुगुनी हुई कि नहीं हुई 5 सालों में? युवाओं को जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई? जो किसानों को एमएसपी देने की बात करी वो पूरी हुई? ले देके राम मंदिर 370, 2 ही मुद्दे थे मैनिफेस्टो में, और कोई मुद्दे ही नहीं थे। किसानों की आय दुगुनी हुई कि पूछो आप उनसे। किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं? किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़ाकर 8000 करी, और ये किसान लट भी मिलिया बटे पंजाब में। दिल्ली बॉर्डर ये कह रहे ना, इनके पास 370 का मुद्दा है। एक मिनट अरे यशवंत जी, गला बैठ जाएगा, 2 मिनट रुको। ये बोले इनके पास वो मुद्दे धारा 300, अरे 2 मिनट रुको ना यार। धारा 370 और राम मंदिर के अलावा इनका कोई इनको बोलने नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ 60 साल में जितने एयरपोर्ट बने उससे दुगुना एयरपोर्ट 10 सालों में, सबसे डबल एयरपोर्ट, रेलवे का विद्युतीकरण हुआ है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट अपने पास है, सबसे बड़ा पुल अपने पास है, सबसे बड़ी रोड नेटवर्क अपने पास है, सबसे 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। इनके कह रहे काम ही नहीं हमारे। अच्छा, किसान निधि में कितने पैसे मिलते हैं साल भर के? 8000 रुपए। 8000 6000 थी 8000 रुपए। एक महीने के 8000 रुपए मिल रहे हैं। तो किस्त आती है। अरे एक मिनट, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। किसान आंदोलन हुआ, बहुत खेद था उस बात का। किसान निधि के पैसे कितने मिलते हैं? 8000 रुपए महीना, उसकी जो क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग वो निर्धारित की जाती है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। उसकी जमीन कितनी है? मतलब 96,000 रुपए देने करना भी हाड़ का तोड़ो। एक मिनट सुनो, आप कह रहे हो किसान आंदोलन, मैं आपको कहता हूँ जब 3 महीने किसान आंदोलन चला था उस समय भी टमाटर 20 रुपए किलो ही था, उस समय भी सब्जी 50 रुपए किलो थी। वो सब खालिस्तानी थे, वो सब प्रोपेगेंडा लागू है, जिनको पर डे रुपए देकर उनको वहाँ रखा हुआ था। आप उनके इंटरव्यू देखो, उन किसानों के घरों में उनके कैंप के अंदर वो किसान नहीं थे, वो किसान नहीं थे, वो खालिस्तानी थे। अरे ये ऐसे ही करते हैं, यानी कि सारे किसान जो भारत के जो किसान हैं उनको ये खालिस्तानी कहते हैं। सोनम वांगचुक वहाँ पर लद्दाख के लिए लड़ रहा है, उससे किसी से पूछ नहीं रहा है। मणिपुर में बहु बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, वहाँ पर मोदी जी को जाने का समय नहीं मिला। किसानों को खालिस्तानी बोल रहे हैं, युवा मोर्चा के जिम्मेदार पदाधिकारी है ये। भारत की नागरिकता को ये कह रहे हैं कि वो खालिस्तानी। ये बिहार वाले पूछे। ये कह रहे हैं कि यार जब वो वहाँ पे जब उन्होंने किया था, किसानों ने धरना दिया, तो क्या हुआ कि मोदी जी ने वापस वो कानून वापस ले लिए? वो किसान नहीं थे, बाहर के थे, तो कैसे ले लिया कानून वापस? गलत बात। आप भारत के किसानों को अगर खालिस्तानी होने कहते हो तो ये भी स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा
स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, उस पर तो ये बात करते नहीं है। ले देखिए सुनिए, राम मंदिर न्यायपालिका का डिसीजन था कि राम मंदिर बनना चाहिए। जो कोर्ट, मेरी बात सुनो, बार बार राम मंदिर बोलते हैं, मेरी बात सुनिए। राम मंदिर का जो मसला था कोर्ट में विचाराधीन था, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि राम मंदिर बनना चाहिए, इसलिए बार बार राम का मंदिर हमने बनाया, इसलिए बोला भगवान का मंदिर। सुनिए, अब बात बोले देश की आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत कर दी कि हम देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अरे सुनिए, आपके फ्लेक्स लगे हुए नेताओं पे, उसमें क्या लिखा हुआ है? देश के 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़े, वो देश तरक्की कर रहा है। जिस देश में 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त का राशन देना पड़े, क्या वो देश तरक्की कर रहा है? अरे भाई, वही देश तो तरक्की कर रहा है जो 80 करोड़ का भरण पोषण कर सके। किसकी औकात है? किसकी औकात है? भैया आपको भी मौका दिया, आप भी हमारे बड़े भाई हैं, आपका बिल्कुल सम्मान है दिल से। मैं आपको नमन करता हूं। खालिस्तानी नहीं बोला, मेरी बात सुनो, मैंने नहीं बोला, किसानों को सुनिए, आपके अंदर किसानों को खालिस्तानी नहीं बोला। अरे भैया एक मिनट, मेरी बात सुनिए यार, भैया मेरी बात, अरे शांति रखो नहीं यार, पर किसानों को खालिस्तानी नहीं, मर्यादा में बोले। हम किसानों को खालिस्तानी नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक भी अगर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने कहा वो भारत पाकिस्तान पाकिस्तान की आवाज आपकी तरफ से सुनाई देती है, अभी भी आपकी तरफ से सुनाई देती है, हर बात में होगा। और आप कहते हैं युवाओं की बात, आप कहते हैं युवाओं की बात। जब राजस्थान में युवा पीढ़ी था, जब सरकार आपकी थी, जब युवा मोर्चा या भाजपा उसका विरोध कर देता, और 3 महीने बाद, उसी 3 महीने बाद पता चला कि राजस्थान में पेपर लीक का जो मामला हुआ था, युवाओं के साथ कितना खिलवाड़ हुआ था, सारा खुलासा इन 3 महीने में कितने युवा भाजपा में लगे मरे हैं, उस पर आप बात नहीं करेंगे। किस तरह से युवाओं को जो खिलवाड़ होगा, आज कहते हैं आप किसान की बात कहते हैं कि युवा कभी किसी कांग्रेस के नेता ने ओलंपिक हिंदुस्तान में वो इसकी कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौर जो भारत के खेल मंत्री रहे हैं, खेल के विभाग में रहे, हिंदुस्तान में ओलंपिक किस तरह से उसकी तैयारी वो कर रहे हैं, आपकी तरफ से कभी कोई युवा की तैयारी नहीं होती थी। एक मिनट कहना चाहूंगा भाइयों, माइक पकड़ लो आप पहले, क्योंकि ये आपका काम है, हमारा नहीं है। मेरी बात सुन लो आप बहुत ध्यान से। 10 सालों से कुछ 2 मिनट शांतिपूर्ण संवाद करते हैं, लाइट भी जल गई है, देखो स्टेडियम में तालियां हो रही है। देखो, पहली बात तो क्या है कि हम प्रभु श्री राम का नाम लेके यहाँ पर तनातनी नहीं कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, अपन दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं, ठीक है? नहीं करते हैं अपन राम का नाम तो काम हो गया, वो बात करने का मतलब नहीं है। अरे तो करो नहीं यार। सुनिए, मेरा इतना सा कहना है कि जैसा आपने प्रश्न उठाया था कि 80 करोड़ लोगों को जो भरण पोषण, अरे भैया जो देश विकसित है ना, वही 80 करोड़ लोगों को, जो माँ बाप अपने बच्चे 10-12 पैदा करते हैं ना, वो अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, खाना खिलाते हैं, मतलब विकसित परिवार है, उनके पास धन धान्य की कमी नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसको, भारत को भिखारी मत बोलो, अरे क्या बात कर रहे हो, कैसे भिखारी है? नहीं, आज भारत को भिखारी बोल रहे हैं, भारत को भिखारी बोल रहे हैं। अरे बुद्धि खत्म हो गई क्या? भारत को भिखारी बोल रहे हैं। मयूर जी ने सवाल किया था कहाँ पर क्या करना है, तो आपके कहा क्या करना है, तो अभी शांति रोजगार। आपका डोटा सर जो था, उसके पास कितनी बार उससे पेपर लीक हुए, आपका 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना, ऐसा आपने सवाल किया। ऐसा ये सवाल करना कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 80 करोड़ अगर लोगों को यहाँ पर फ्री का राशन खाना पड़े, तो क्या वो देश तरक्की कर रहा है या विगति कर रहा है? देखो, फ्री का राशन खाना पड़ रहा है और एक फ्री का राशन दिया जा रहा है, दोनों चीजों में अंतर है, ठीक है? एक तो मेरी बात सुनना यार भैया, ये कैसे अंतर है? हाँ, ये अंतर है, ये अंतर है। जब इनकमिंग होगी तो आउट गोइंग होगी। जब देश तरक्की कर रहा है, देश के पास में पैसा आ रहा है, तो उसके अंदर इतना दम है कि हमारे देश के नागरिकों को फ्री राशन बांट सकता है। विदेशों में आप जाके देखिए, विदेशों में आप जाके फ्री है, चिकित्सा फ्री है, शिक्षा फ्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो विकसित देश नहीं है, वो विकसित देश है। हमारी जेब में कुछ है तो हम उसको निकाल कर दे पा रहे हैं। हमारी जेब में कुछ है तो हम कुछ दे पा रहे हैं। युवा ने तो हमें सिवा तो हमारे साथ है, कहीं दे रहे, यदि दे रहे हैं, फ्री में नहीं दे रहे हैं।
मेरी बात सुनो, ये लोकसभा चुनाव जो हो रहा है उसमें 2 बार से इनका सांसद लगातार जीत रहा है। सेंट्रल में इनकी सरकार है, 2013 से 18 राजस्थान में भी सरकार थी। उसके बावजूद 2014 से जो उदयपुर की 3 प्रमुख मांगे हैं वो उसी स्थिति में है। पासपोर्ट सेवा केंद्र जो था वो भी लघु सेवा केंद्र है, अपन क्षेत्रीय नहीं कर पाए। ये सांसद महोदय का काम था। ठीक है। दूसरा अच्छी बात बोल रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। दूसरा अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए था, पर्यटन की नगरी अपन उदयपुर को कहते हैं। अभी काम चल रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं चालू हुआ ना, फ्लाइट नहीं चालू हुई, 10 साल में नहीं हुई, 10 साल में नहीं हुआ। ठीक है, 10 साल में नहीं हुई। इस बार आ रहे हैं, ये संविधान बदल देंगे। आप मेरी बात सुनिए, जब अपन तीसरा हाईकोर्ट बेंच की मांग लंबे समय से चल रही है, जिनको गुलाब जी भी समर्थन सब, लेकिन उसके बावजूद सरकार होने के बाद अगर अपन इन 3 मांगों को पूरा नहीं कर पाए तो किस बात के सांसद, और इस बार जनता आपको क्या सोच के चुने, इस बात का जवाब दीजिए। और दूसरी बात, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, देखिए नेशनल इशू पे बोलना नहीं चाहिए अभी, लेकिन अपन तो लोकसभा की बात करें, फिर भी राष्ट्रवाद के पठानकोट में ISI को बुला के जांच किसने कराई? बिरयानी खाने कौन गया? तो उसके बाद आप पाकिस्तान नाम का नाम कांग्रेस ले रही है, पाकिस्तान तो आप लोग जा रहे हो। बिना बात का जवाब बताओ। अच्छा, एक मिनट हमारे बीच में एक ये हेमंत जी है, आज इनकी बर्थडे है, तो एक बार चाहूंगा कि इनको हैप्पी बर्थडे इनका हो जाए। ऊपर 9 पार्टियां रोड हेमंत जी को हैप्पी बर्थडे, एक बार सभी जोरदार तालियां बजा रहे भाई इनके लिए। बाप पार्टी के पदाधिकारी हमारे साथ आ चुके हैं। अमित जी खराड़ी जो उदयपुर की ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़े थे। अमित जी, अब की बार आप लोग ये तो बताओ, ये बताओ कि लोकसभा में युवा मन किस ओर है? देखिए, जो लोग लोकतंत्र को बचाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी जो युवा है जो गाँवों की तरफ रह रहे हैं और जो शहरों में पढ़ने आते हैं, अभी उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी की तरफ मन बनाया है। और जो शहरों में रह रहे हैं वो चाहते हैं कि लोकतंत्र बचे, तो एक बार वो हमारा सहयोग करें। चलिए, तो इन्होंने बहुत सुंदर बात करी कि शहरों में जो लोग रह रहे हैं वो चाहते हैं कि लोकतंत्र बचे, तो इनका समर्थन करें। मीणा जी हमारे साथ हैं, उदयपुर का कार्यभार देखते हो भाप पार्टी का, यहाँ पर क्या वर्चस्व लगता है भाप पार्टी का? आप सबसे पहले तो आपके चैनल को जय जोहार, सबको नमस्कार। यहाँ किसी के वर्चस्व की बात नहीं है। यहाँ उदयपुर शहर और उदयपुर संभाग के जिस प्रकार से बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार में आसपास रहने वाले किसान दुखी है। देश को आज़ादी को 75 साल हो गए। MSP के लिए 5 बार समितियां बन गई, जिसमें 3 बार कांग्रेस सरकार बनी है, 2 बार बीजेपी बनी है। जब बीजेपी विपक्ष में रहती है तो ये कहती है कि MSP लागू करो, कांग्रेस विपक्ष में रहती है तो MSP लागू करो। आप ये कह रहे हैं 80 करोड़ जनता को हम फ्री में अनाज दे रहे हैं। इस देश का जो किसान अनाज पैदा करता है वो आज सड़कों पे पड़ा और ये सरकार कान में तेल डाल के सो रही है। ये अच्छी बात नहीं है। इससे हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में नाम खराब हो रहा है कि हमारे जो अन्नदाता है देश के, उनके को दरकिनार किया जा रहा है सरकार की तरफ। कोई भी जीते, बाप जीते, कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, कांग्रेस बीजेपी तो जीती रही है। एक समय ऐसा भी था 1984 में जब बीजेपी की लोकसभा 0 थी और राजस्थान में, और कांग्रेस की 25 थी। 0 कभी इधर नहीं, आप उठा के देख लेना ना, हम बोलेंगे जो एविडेंस के साथ बोलेंगे। 1984 में, अरे मेरी बात सुनो मयूर जी, आप पक्षपात मत करो, आप पत्रकार हो और देश का। अरे तो मैं जा रहा हूँ, पूछूंगा 0 कभी ही। ये पूछ रहे जवाब देंगे ना, मैं बोल रहा हूँ तो जवाब देंगे ना, मैं बोल रहा हूँ ना। 1984 में कांग्रेस की 25 लोकसभा थी और बीजेपी 0 थी, और एक समय ऐसा था पूरे देश में बीजेपी की 2 सीटें थी। आज ये कह रहे 400 पार लाए, अच्छी बात है, अलग हो चुका है। अरे भाई साहब, आपका समय आ गया, हम मान रहे हैं ना, आपका बुरा मान रहे हैं, पर इनके जो नेता है पार्टी के मंच से ये कह रहे हैं कि हम 400 नहीं 412 लाएंगे और देश का संविधान बदलेंगे। जो संविधान इस देश में चुनाव लड़ने की अनुमति देता है उसको ये बदलने की बात करते हैं। ये कहाँ किस हद तक न्यायपूर्ण बात है? इनसे पूछो, ये जवाब कैसे देते हैं? इनके नेता कैसे बोल रहे हैं मन से? इनका यहाँ का पूर्व महापौर ने बोला उदयपुर के मंच से, मन्नालाल रावत के मंच पे, कि हम 400 नहीं 412 लावा, तो मन माफी की देश में संविधान लगावा। ये देश में कौन सा महापौर जी ने बोला? पूछो, इनको पता है, रजनी नांगी ने बोला है, रजनी ने बोला है, और हमने उसके लिए बेकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ये क्या संवैधानिक बात है क्या? अक्षय जी, बार-बार में रिकॉर्डिंग मारो, काम नहीं, रिकॉर्डिंग इकट्ठी करके फिरूं मैं। वो इल्जाम लगा रहे, आप जवाब दोगे? आप बताओगे, एविडेंस बताओ। आप जवाब दोगे? मैंने आपको देना दो, दूसरा देगा। मेरी बात सुनिए, एविडेंस बताओ, एविडेंस बताओ। बता ही रहे, अब
वीडियो भी बता देंगे, सब हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं एक मन से बोला 412, तो हमारा विजन है, हम विजन को लेके चले। पर संविधान बदल लोगे क्यों? संविधान जाके पूर्व महापौर बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, निर्वाचित सांसद और बदलेंगे नहीं बदलेंगे वो बात की बात है। ये देखो, यहाँ लगाओ तुमने बनाया तो बदल दो। अरे रुको रुको हमारे अम्बेडकर जी ने मीना जी आओ, ओ मीना जी आगे इधर। मीना जी ओके 1 2 3 ये बोलो, सुनो इनको, सुनो अरे सुनो मेरी बात। संशोधन क्या? संशोधन 108 संशोधन हो चुके हैं। अरे मेरी बात सुनो। आप सुनोगे नहीं क्या मतलब है? पहले सुनो क्या बोला। सुनिए सर। अरे 2 मिनट शांति रखो और आसपास आए, इसका मतलब ये नहीं कि मुक्केबाजी हो। मैडम ने यहाँ पे संशोधन के लिए बोला है, जीत के लिए नहीं बोला है। ये यकीन नहीं करेंगे, ये झूठी पार्टी है, ये यकीन नहीं करेंगे। अरे झूठी पार्टी होने को 10 साल से परचम नहीं ले रहा थी। संशोधन होगा जब देश के सबसे बड़े सदन में आतंकवादी हमले हो जाते हैं। जब मुंबई में आके आतंकवादी हमले करते हैं तो संविधान को संशोधित करने की आवश्यकता है तो है। मेरी बात सुनिए, एक बात बताओ, मैं मेरी बात सुनो। कोई भी सुनिए, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, है ना। जब वो एक बार जीतता है, 2 बार जीतता है, रुकिए सुनिए, ठीक है, वापिस उसको टिकट मिलता है तो वो जनता के बीच में जाता है, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाता है कि मैंने 5 वर्ष में, सुनिए, और मैं जनता से भी निवेदन करता हूँ कि अगर वो पार्टी का प्रत्याशी वापिस आता है तो उससे पूछे, तो रिपोर्ट कार्ड खुद का ले जाता है ना कि 5 साल में कोई काम की तो जो हमारे वोट दीजो। अरे कब तक मंदिर के बाहर भिखारी की तरह बैठे रहोगे कि भगवान के नाम पे दे दे बाबा, ये बोलते मोदी के नाम पे दे दे बाबा, मोदी के नाम पे दे दे बाबा, ये खुद कुछ नहीं करेंगे नेता। रिपोर्ट कार्ड होता है ना, जैसे मंदिर के बाहर भिखारी बैठा होता है, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। ये एक मुखौटा पहन रखा है मोदी का, सुनिए मेरी बात को, ये मोदी का नाम भी खराब कर रहे हैं, जो नेता काम भी कर रहे हैं देश में, मोदी के नाम पे दे दे बाबा, ये चल रहा है देश में। मंदिर का नाम देखो, मंदिर का नाम मत लो और भगवान राम का नाम मत लो, फिर बात करो। मंदिर का नाम क्यों ले रहे हो? मंदिर का नाम आपने भिखारी हम नहीं, भिखारी आपकी पार्टी में होंगे, हमारे नहीं है, ऐसा मत बोलिए। मंदिर के सामने भीख नहीं मांगता है, एक पुजारी अपना कर्तव्य निभाता है, और एक श्रद्धालु मंदिर में अपनी श्रद्धा को लेकर जाता है, एक पंडित अपने जो दिन की क्रिया है, अपना जो पूरा कार्यक्रम है वहां से मंदिर के अंदर वालों को नहीं करें। डिबेट का मजा तब आता है, अरे वो ट्रैक गलत, डिबेट का मजा तब आता है जब हम 2 बार जवाब अच्छे, अरे हाँ जवाब हम अच्छे से करें, शांति से करें। ये मालूम है ये सारी चीजें जनता देखेगी थोड़ी देर बाद, जब ये चलाएंगे ना तो हमारे शब्दों का भी ध्यान रखें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने जिस पार्टी का ओपन डाउन रखा है तो पार्टी की छवि माइक के ऊपर डिपेंड करती है कि हम किन शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, अभी देखिए, अभी आपने मंदिर बनाने का बाबा साहेब आपके लिए 140 जनता करोड़ दूसरी बात की आप मोदी के नाम बात कर रहे हैं, टाइम पर नहीं आ सकता, वो देश हित की क्या बात करेगा? 5 बजे का टाइम था, 6:45 बजे आ बातें कर रहे हो, टाइम पंचुअलिटी की बात करिए। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट मांग रहे, मोदी के नाम पर हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री पे गर्व है, अगर आप भी गर्व है तो राहुल गांधी के नाम पर भाई साहब, इन्होंने ये बोला, मेरी बात सुनो, इन्होंने कहा कि अगर संसद पर हमले होंगे, अगर देश की बड़ी संस्थाओं पर हमले होंगे तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और इन्हें फक्र है इस बात का। भाई साहब संविधान किसी के बाप की सुनो, आप सुनना पड़ेगा। एक मिनट करना तो बात अलग है, 1 मिनट रुको। मैं आपको आपके चैनल के थ्रू आज ये ऐलान करता हूँ, अगर बीजेपी दोबारा जीत जाए और देश का संविधान बदल दे तो आपकी टांगों नीचे निकल जाऊंगा। क्या बात करते हो?
संविधान के देश में सबको जीने का अधिकार दिया, जिसने शिक्षा का अधिकार दिया, जिसने भूख को मिटाया, जिसने रोजगार दिया, और जिसने इनके प्रधानमंत्री को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। एक आदमी जो भीख मांग के खाता था उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। उस संविधान को बदलने की बात करते हैं, इसका जिंदगी में कभी नहीं होने देगा, न होने देंगे। संविधान में संशोधन बोला है, बदलने की बात नहीं हुई है। थोड़ा सी शिक्षा जो होती है ना, वो इसलिए जरूरी होती है। संशोधित और बदलना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। ये चोर चोर नसरवाई बांसवाड़ा में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बोलो, ये तो कह रहे हैं कि संशोधित कर रहे हैं, बदलाव नहीं कर रहे हैं। देखो वो तो जब 400 पार होगा तब देखे जाएगा, अभी क्या लड़ेगा। अभी जो मुद्दे की बात करो ना, 400 पार प्रश्न था, पूछ लिया मैं, पूछ रहा था, कह रहे हो कि बाद में लेना देना। 400 पार होगा तब देखेंगे और करेंगे। और जब बता रहे बांसवाड़ा डूंगरपुर में वो बता रहे ना, ये जवाब दे रहा हूँ मैं, जवाब दे रहा हूँ। पहले जब इससे पहले जिला प्रमुख वाले चुनाव थे तब कांग्रेस बीजेपी एक साथ क्यों नहीं हुआ था? क्यों नहीं हुआ था? कांग्रेस बीजेपी एक साथ हो गए, क्या बात करते हो? आपको पता ही नहीं यार, हमारी बातें कर रहे हो आप। यार भाई साहब, आपको सत्ता का लालच दिखता, वो आप दोनों गले मिल लेते हो। राजकुमार जी बता रहे हैं, आपके पिछले विधानसभा चुनाव में राजकुमार जी भी साथ में थे कांग्रेस के। एक चीज आदिवासी क्षेत्र से आते हो, आदिवासी क्षेत्र में जो ईसाई मिशनरी धर्म के प्रलोभन में अपना धर्म चेंज कर ईसाई बन गए थे और पैसे लगे, उसके लिए डीलिस्टिंग करके जो आंदोलन चलाया मन्नालाल जी रावत ने चलाया कि जो आदिवासी क्रिश्चियन बन गए उनको आरक्षण नहीं दिया जाए, तो ये मांग गलत है क्या? इसको संविधान में संशोधन किया जाएगा। ये बात करो, ये जवाब दो। देखिए मेरी बात तो, मेरी बात सुनो, जब अरे सुनो मेरी बात सुनो, आप खुद शाम को साथ में बैठ कर दूसरों को क्या बात कर रहे हो? दूसरों को क्या सिखा रहे हो? और सुनो डीलिस्टिंग की बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे डीलिस्टिंग पे जवाब आ रहा है, डीलिस्टिंग पे जवाब आ रहा है, 2 मिनट सुनो मेरे भाइयों। आदिवासी भाई जिसको जो गरीब है, दूर दराज इलाकों में जब रहते हैं, आप कभी गए उनसे पूछने कि आपकी क्या स्थिति है? क्या हमारा सांसद गया क्या? सबसे बड़ा उदाहरण है। सुनो फिर आपका मौका है, आप बोल रहे हो, आपने बोला। इसके बाद आप जो सांसद बने थे अर्जुन लाल जी, पिछली बार सांसद थे, इससे पहले भी, तो उन्होंने कितना क्या काम किया है वो भी रिपोर्ट लेके आते हैं कि भाई ट्राइबल एरिया में काम किया। और जिन्होंने जो बने क्रिश्चियन, हम लोग क्रिश्चियन थोड़ी बना रहे क्या? हम लोग क्रिश्चियन बना रहे क्या किसी को? नहीं, आपके पास को सबूत है क्या? आपके पास को सबूत है क्या? हम ईसाई बना रहे हैं? अगर सबूत हो प्रेस करो, बात तो बात करने की जरूरत नहीं किसी को। हम ट्राइबल है, इसका मतलब ये थोड़ी तुम सारे मेरा दादागिरी करेगा। अरे डराने की बात मत करो, गलत बात मत करना। अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो फिर बात करो। पूछ रहे हैं मेरी बात सुनो, सुनो मन्नालाल रावत ने फॉर्म भरा, उसमें क्या लिखा है? आदिवासी के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, पता है आपको? अगर डीलिस्टिंग करेंगे, जो हिंदू बन रहे वो भी डीलिस्टिंग में आएंगे, जो ईसाई बने हुए वो भी डीलिस्टिंग में आएंगे, और जो मुस्लिम बने हुए जितना भी है वो सब डीलिस्टिंग में आएंगे। आदिवासी ना हिंदू है न मुसलमान है, ये तो होता ना, पता लग जाएगा। हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासी पर लागू नहीं होता है, ठीक है? और अगर मन्नालाल जी का फॉर्म भरा है, मन्नालाल जी ने फॉर्म भरा, उसमें देख लेना क्या लिखा हुआ। आदिवासी हिंदू नहीं है, मेरी बात सुनो। अच्छा आपका होगी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये चीजें हम नहीं बोल रहे। 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ो, हम नहीं बोल रहे। और हिंदू आदिवासी हिंदू धर्म से पहले का आदिवासी इस देश का मालिक है,
हिंदू धर्म बाद में, आदिवासी इससे पहले आया, इसलिए आप मान सकते हो। और आप हिंदू धर्म ने आदिवासियों से उनकी परंपरा बड़ी एडॉप्ट करी हो, लेकिन आदिवासी प्योर हिंदू नहीं है। और जो भी लोग हैं जो ईसाई बन रहे, जो दूसरे धर्म में जा रहे, वो के भारत आदिवासी पार्टी उनको प्रेशर थोड़ी कर रहा तुम ईसाई बनो। कौन प्रेशर कर रहा है? कोई प्रेशर कर, हम लोग प्रेशर कर रहे। कहीं आपने देखा तुम ईसाई बनो? गरीबी प्रेशर कर रही होगी, गरीबी प्रेशर। वो उनकी बात है, जो बन रहे वो इतने साल से, मेरी बात सुनो, भारत आदिवासी पार्टी पहले बीटीपी थी, फिर अभी भारत आदिवासी पार्टी। इससे पहले जो सत्ता में लोग थे, जो सांसद एमपी एमएलए थे, अगर वो लोग पहले ध्यान देते तो क्या ऐसा होता? अरे इनके खुद के ऐसा होता क्या? ऐसा मेरी बात सुनो भैया, आप अपनी बात जल्दी समाप्त करो। देखो भारत आदिवासी, अरे इतनी देर से बोल ही रहा, इतनी देर से बोल ही रहा ना। अरे हाँ सुनो, अगर चुनाव लड़ना है, लोकसभा का चुनाव अपन इस लोकल एरिया में लड़ रहे, उदयपुर लोकसभा, तो उदयपुर लोकसभा के जो मुद्दे हैं जिसमें सबका भला हो, ये मुद्दा ट्राइबल का, ये मुद्दा था क्या कि आदिवासी हिंदू नहीं है? ये मुद्दा था क्या? मुद्दा है ना, बिल्कुल मुद्दा है, ये मुद्दा था। ये लोकसभा का आप बात करें, बिल्कुल मुद्दा है। सोच समझ के बोल रहे भैया, सोच समझ के बोल रहे। आप बोल रहे हो सोच समझ के, हम हमारे बोलेंगे। देखो बोलने का अधिकार धर्म से ऊपर नहीं होती है। किसका धर्म? आप बोल रहे हो क्या कर रहे हो? वो आप बोल रहे हो क्या कर रहे हो? कंफर्टेबल डरो मत, ये एक सेकंड सब पीछे, थोड़ा दो बातों में जी, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। मैं पीछे खड़ा था, मैं कुछ बात अनुचित सुनी जो आप भी सुने जा रहे थे सब लोग। मैं 1 घंटे से पीछे खड़ा था, मैं 1 घंटे से पीछे खड़ा था, मैं 1 घंटे से पीछे ही खड़ा था। बहुत अनुचित बात होने लगी इस मंच पर, बहुत हद से अनुचित और बहुत गिर स्तर की बात लोग मंच पर करने लग गए। तब जाकर मैं आगे आया हूँ। 1 घंटे से मैं पीछे खड़ा हुआ हूँ, आप सब भाई लोग देख रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग निकाल सकते हो। 1 घंटे से मैं पीछे खड़ा हुआ, बहुत अनुचित और स्तर गिरा के जिस हद से बात कर रहे हो ना आप। पहली बात, आतंकवादी हमले की, संसद भवन पे हो, मुंबई हमला हो, पुलवामा अटैक हो, हर हिंदुस्तानी का दिल पलिसता है जब हिंदुस्तानी का रक्त इस भारत माटी के छाती में सनता है। दूसरी बात, पार्टी छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, सनातन का नाम लेके नहीं, है ना? अगर आपको 50 साल की आयु में ये पता लग रहा है कि कोई पार्टी सनातन विरोधी है, जिसके साथ छात्र राजनीति जुड़े, तो आप अपने सनातन से विरोध कर रहे हैं। बच्चा सबसे पहले जन्मने के बाद दिवाली की पूजन करता है, श्री राम का नाम लेता है, लक्ष्मी माता के भोग लगाता है, उसके बाद समझता है सपा क्या है, कांग्रेस क्या है, बाप क्या है, भाजपा क्या है। इसलिए सनातन का नाम लेकर इधर उधर जाना पूर्णतः गलत। ये दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, आप किसी भी क्षेत्र का, किसी भी समुदाय का नेता होने के नाते ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। और ये मुद्दा नहीं है कि आदिवासी हिंदू है या नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम का नारा है। कई आदिवासी नेता हमारे साथ भी रहे हैं, जो देवी देवताओं को मानते रहे हैं, हमारे साथ मंदिर में पधारे हैं, और उनके भी जो है, आज आप देखो ये तो मेवाड़ संभाग है जहाँ बिरजू राणा को माना के साथ की उपाधि देकर पूजा जा रहा है, उसमें अगर एक नेता यहाँ आकर हिंदू समुदाय में ये कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, बहुत गलत बात है। मेरा मानना है कि जिस तरह से आप एक तुष्टिकरण की राजनीति मेवाड़ में करना चाह रहे हो, ये गलत है। आप मुद्दों पर बात करो। आप ये कह सकते हैं कि हमारे समुदाय के साथ गलत हुआ, मुझे लगा कि मेरे समुदाय के हित के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, हमारे समाज के चुनाव लड़ेंगे, स्वीकार। आप ये बोलो कि कांग्रेस पार्टी में कुछ नेताओं के द्वारा, भाजपा पार्टी में कुछ नेताओं के द्वारा हमारे नेताओं के साथ गलत किया गया, हम साथियों के साथ बेरुखी की गई, जो वादे किए गए वो नहीं दिया गया, हम समझ। परंतु किंतु मयूर जी, आपके मंच पे वापस मेरा निवेदन है, किसी भी तरह से ऐसी वार्तालाप जहां हो, आपसे भी मेरा निवेदन, आप भी मेवाड़ माटी के लाल हो, जहां ऐसी बातें हो, जहां धर्म पे प्रहार हो रहा हो, जिससे शहर का वातावरण बिगड़ सकता है, वो कहीं ना कहीं एक हम में दुर्भाव आ सकता है, वो बात ना करें। आदिवासी हिंदू है नहीं है, ये लोकतंत्र का मुद्दा है कि नवीन जी आप इनसे पूछो, ये लोकतंत्र का मुद्दा है क्या? बस मैं तो जानना चाह रहा हूँ, आदिवासी हिंदू है या नहीं है, ये लोकतंत्र का मुद्दा है क्या? ये लोकतंत्र का मुद्दा है। मन्नालाल जी हिंदू है या नहीं है, ये सर्टिफिकेट देंगे। मन्नालाल जी की आस्था अगर राम में है, ये उनको नहीं रोक सकते। जैसे इन्होंने कहा ना बड़े प्रभाव से कि मैं ईसाई बनने से मैं नहीं रोक रहा हूँ या मैं नहीं कह रहा हूँ, वैसे मन्नालाल जी या अगर हमारे ताराचंद जी का जगदीश में श्रद्धा है, तो इनको कोई अधिकार नहीं है कहने का कि ताराचंद जी हिंदू नहीं है।
चल गौरव भाई ने एक बार जोरदार बात की, एक बार जोरदार तालियों से इनकी बात का समर्थन किया जाए। एक मिनट आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ आपका पास, आ रहा हूँ 1 मिनट। भाई विधानसभा इन्होंने सही बात बोली। मेरी बात सुनो, विधानसभा चुनाव से पहले विवेक कटारा ने क्या बोला था, अखबार में आया था, आपने देखा हो। विवेक कटारा, विवेक जी कटारा थे, आप जानते होंगे शायद नहीं जानते, सोच की बात नहीं। आपका जन्म हुआ तो उससे पहले नेता थे वो। सुनो मेरी बात सुनो, बोलने का अधिकार आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, सुनो, टाइम की बात नहीं है, आप दूर से आ रहे हैं इसलिए, उधर बुलाएंगे फिर आना, फिर बात करेंगे, ये मत कहना। काम की बात जो मेरी बात सुनो, जो डील मेरी बात सुनो, डील लिस्टिंग की बात आपने की, हमने तो की नहीं। ईसाईकरण के बाद आपने की, हमने तो कोई धर्म का नाम नहीं लिया। मैं तो पहले कह रहा मुद्दे की बात करो, फिर आपने उठा डीलिस्टिंग का, ईसाईकरण का मुद्दा आपने उठाया। लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी, ये बताओ। लोकसभा जो चुनाव है उसमें सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है वो जल जंगल जमीन बचाने का। वो पहला गर्व का मुद्दा ये था कि आदिवासी हिंदू नहीं, आप बहुत गर्व से कह रहे थे। ये गलत बोले आप। हम मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता मैं। नहीं मानता तो फिर आप देश में क्या मानते हो? मैं देश में संस्कृति को मानता हूँ, नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे। आप आपके मुद्दे बताओ, आप आपके मुद्दे बताओ। हाँ, हमारे पार्टी का जो मुद्दे हैं, सबसे पहले जल जंगल जमीन बचाना है, जिससे पूरा समाज, पूरा देश में जो इंसानियत रह रही है वो सारा बचे। उदयपुर के आसपास देख लो आप, अरावली पूरी खुद गई है, सारी होटलें बन रही है। किस तरह से भूमाफियाओं ने कब्जा कर दिया है। जो लोग आसपास के, भले किसी भी समुदाय से आसपास के रहते थे, उनसे जमीनें छीन ली है। हालत खराब है बिल्कुल। अपने यहाँ जो स्थिति है, जैसे अभी झीलें खाली हो जाती है और वो झीलें भरने के लिए आसपास के डैम से पानी लाते हैं, लेकिन जो जहाँ डैम बने उनको पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, ऐसी स्थिति है। पेड़ पौधों की संख्या बिल्कुल कम हो गई है। यहाँ आने वाले समय में, या दिल्ली में जो हालत हुई थी वैसी हालत हो गई थी। और इससे पहले हमको प्रकृति ने समझाया कोरोना काल में कि भाई किस तरह से प्रकृति में संतुलन जरूरी है। नहीं तो जो कोरोना की कंडीशन थी, गांव में जो लोग रह रहे थे वो आसानी से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन शहर में जो लोग रह रहे थे वो एक पिंजरे में बंद थे, उस तरह से रह रहे थे। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है, सबसे बड़ा मुद्दा जंगल जमीन बचाना है। संविधान जो है, लोकतंत्र बचना चाहिए, रहना चाहिए। और जो लोकल मुद्दे, जो शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, विकास का मुद्दा, उस मुद्दे पे जाना चाहिए। लेकिन अगर गुमराह करके दूसरी बात तो करोगे, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एविडेंस है, एविडेंस। चलो वो बात अब यही खत्म करते हैं। वो बात है, बाकी हम हमारे मुंह से नहीं कह रहे। हम तो अभी पैदा हुए, मैं 94 का जन्म है। हम तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, जो हमारे उसमें नियम है, संविधान में, हम उसकी बात करते हैं, दूसरी बातें नहीं करेंगे। चल अलग, ठीक है। हाँ बताएंगे। सबसे पहले मैं भी पीछे करता गुरु से कह रहे थे, बात जब ये निकली कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने। भैया इस बारे में अपन इसको लंबा च्युइंगम जैसा नहीं खींचेंगे, आपसे निवेदन है। देखो, कार्यक्रम की मर्यादा बनी रहे, इस बात को लंबा ना खींचे। इस बात को खत्म तो करें, आप किसी ऐसी पार्टी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो इस बात को खत्म तो करेंगे कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो आप एक काम कीजिएगा, वो कौन सा एक्ट है वो लेके आइएगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आदिवासियों के ऊपर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होगा, केवल एक, जिसके अंतर्गत 494 वो भी लागू नहीं होगा। ये दो चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि हिंदू आदिवासी हिंदू नहीं है। दूसरी बात, मैंने बिल्लोड़ों को पढ़ा है, मैंने परम श्रद्धेय बिरसा जी मुंडा को भी पढ़ा है। बिल्लू जी राणा महाराणा प्रताप के साथ में जाके उस टाइम सोच लेते कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो ये मेवाड़ कहाँ बसता, मुझे बताओ। ठीक है, आज मेवाड़ का जो राज प्रतीक चिन्ह आता है ना, गौरव अच्छे से जानते हैं, एक तरफ महाराणा प्रताप और एक तरफ बिल्लू राणा है। उसमें ब्राह्मण नहीं, कोई बहन, कोई जरबरिया, कोई जैन नहीं है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में मेरी बात सुन लीजिए, आदिवासी हिंदू नहीं है। एक तरफ जहाँ पर मेवाड़ के चिन्ह पे बिल्लू राणा आता है, उसी दूसरे चिन्ह पे वहां पर महाराणा प्रताप भी आते हैं। तीसरी बात, आप मुझे ये बताओ, अगर आप आदिवासियों की बात करने आए हो, अगर मैं किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो मेरे जो नेता है, मेरे जो सम्मानजनक लोग, उनको पढ़ के आऊंगा। आप यहाँ पर बात करके आए हो बिरसा जी मुंडा, जिनको आपके भगवान, हमारे भगवान है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, बिरसा जी मुंडा जो अंग्रेजों से लड़ते हुए, उन्होंने कौन से धर्म के प्रति विशेष आकर्षित थे? पहली बात आप बता दीजिएगा, बिरसा जी मुंडा कौन से धर्म के प्रति आकर्षित थे?
उन्होंने उस टाइम ये नहीं कहा था कि मैं आदिवासी नहीं हूँ या मैं हूँ या उस तरह का काम नहीं करूँगा, आदिवासी अलग है। ये आदिवासी वो खुद मिशनरी संस्थाओं के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों का पहले विरोध किया कि मिशनरी का खिलाफ हूँ इसलिए अंग्रेजों का विरोध करूंगा, इस बात को लेकर। दूसरी बात हम बिल्लू राणा की बात करेंगे। बिल्लू राणा सोच लेते हैं कि नहीं महाराणा प्रताप तो हिंदू राजपूत, मैं भील, मैं उनका साथ क्यों दूंगा, तो ये मेवाड़ का बसता, मुझे क्या बताइए। केवल और केवल आप मात्र आदिवासियों को हिंदुओं के खिलाफ, आदिवासी हिंदू थे और रहेंगे, आदिवासी रहेंगे। जवाब हम देंगे। दूसरी बात आपने आते हुए जय जोहार का नारा लगाया, जय जोहार का लगाया, मैं भी लगाऊंगा जय जोहार का नारा। जय जोहार के नारे का मतलब बता देना मेरे को, यही पे खड़े पहली बात, ठीक है। दूसरी बात वो एक्ट बताना जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा आदिवासी हिंदू नहीं, जवाब लो। चलिए आप बताएं भैया। देखिए मैं सर आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ क्योंकि किसी भी जाति समुदाय के विषय पर नहीं जाना चाहिए। हमको जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम देश के प्रति हम युवा हैं, युवा का अपोजिट क्या होता है वायु, और वायु जिस दिशा में जाती है ना अच्छी अच्छी दिशाओं को परिवर्तित कर देती है। आप जो विषय कह रहे हैं ना, आप इस विषयों से आप पब्लिक आम मतदाताओं को भड़काओ मत। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ कि 26 तारीख को हर मतदाता अपने घर से निकले और अपने मतदान का प्रयोग करें और देश हित में प्रयोग करें। ये बात कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। जी आप बता रहे अक्षय जी फटाफट। मैं इस भाई को आपका 1994 2 मिनट लूंगा। 1994 का जमाना में ना बहुत जीवन में सीखना है भैया, और आपकी टीम को, आपके जो कुल है जिसको आप पूजते हैं, मेरा निवेदन है आपसे कि किसी के लिए भी आप बरगलाना मत। जो अभी आपने भाषा का इस्तेमाल किया ना वो बहुत गलत है। आप एक ऐसी दिशा हो जो आपके पूरा जो समाज है एक तरफ जाएगा। मैं नमन करता हूँ वीणाओं को, मैं नमन करता हूँ आपके पूरे समाज को, मगर मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा, मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा मेरे भाई तुम हमारे हिंदू भाई हो, ऐसा बोलते गलत बात है। मेरे को मन में मेरे खुद का व्यवसाय है, वहाँ आपके लोग ही काम करते हैं, उनको सर आंखों पे रखता हूँ मैं, आप जाके भाई पूछ लेना। और दूसरा मैं आपके जो एक मिनट भैया, आपके जो कुल के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जहाँ कह देंगे वहाँ काम करेंगे, तो आप जल और जमीन पर जो आप टिके हुए हैं उन पे टिके रहो और किसी बच्चा ना बरगलाना मत, किसी पार्टी के ना बीजेपी से बरगलाना ना किसी से बरगलाना, मगर खुद आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, मगर गलत बात मत करो, गलत बात मत। हाँ आप आपका इस पे क्या सवाल किए थे आपने? मैंने ये पूछा था आपसे बिरसा जी मुंडा कौन से धर्म के प्रति समर्पित? बिरसा जी मुंडा आपने उन्होंने ईसाईकरण का बताया, इसमें साथ साथ इसमें हिंदू भी है, पूरा बताया नहीं। अगर आपको जानकारी आप पढ़ दोनों धर्म के पैरेलल दूसरा भैया फटाफट कार्यक्रम का समय निर्धारित है, फटाफट अपनी बात समाप्त करनी है। मेवाड़ का जो बोला बिल्लू राणा और ये साथ में लड़े थे, तो हमने यूं थोड़ी बोला हम कभी मेवाड़ पे या आसपास कहीं आँच आती है तो हम आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे, ऐसा शब्द हमने कब बोला? जब यहाँ आसपास में कोई लोग अगर यहाँ पे कोशिश करेंगे लड़ाने की या लड़ने की, तो सबसे पहले ये भील खड़े रहेंगे। सबसे पहले उदयपुर को बचाने की बारी आएगी तो ये भील खड़े रहेंगे और कोई नहीं आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपके साथ, जो इतिहास है भीलों ने जो काम किया मेवाड़ के लिए वही हम काम करेंगे हमेशा जो करते आए। हम कोई बरगलाने की बात नहीं कर रहे। अगर बरगलाने की बात नहीं है तो आप भी धर्म का मुद्दा छोड़ दिए, हमारे साथ आ जाइए, जल जंगल जमीन की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, विकास की बात करिए। इतने सालों से आपकी पार्टी लड़ रही थी तो आप विकास की बात करो, मुद्दे की बात करो, शिक्षा की बात करो। आप क्यों धर्म पे बात, आप ईसाई की बात ही मत करो, हिंदू की बात ही मत, कोई बात ही मत करो। सबका बात रखिए, आपने अपनी रखी, इन्होंने इनकी रखी। गौरव भाई जल्दी से जल्दी संक्षिप्त में अपनी बात को समाप्त करें। संक्षिप्त में मेरा यही कहना है, जो मेरे मन को हताश हुई वो यही सुन के हुई। मैंने जब आपसे कहा इतिहास है, मेवाड़ धर्म है, आज बताता हूँ मेवाड़ धर्म है, एकलिंगनाथ की नगरी, एकलिंगनाथ के बाद एकलिंगनाथ दीवान महेंद्र सिंह जी अंदर, उसमें जो उनके पूंछत है, आप बिल्लू राणा के वंशज, हम आप पे गर्व करते हैं। आपको गद्दी में हमारे 16-32 राव उमराव पंडित वगैरह सबको हटा के आपको मान सम्मान दिया, क्योंकि आपने वक्त पाया, आपने संघर्ष किया। परंतु अगर आपका कोई युवा नेता लोकतंत्र चुनाव में बात मुद्दे बहस करे कि आदिवासी हिंदू नहीं, मेरे सवाल इतना सा है कि ये मुद्दा नहीं है, लोकतंत्र चुनाव का मुद्दा है तो इस पर हम बहस कर सकते हैं। आप घंटों करा लीजिए, मैं खड़ा रहूंगा, आप भी फरमाओ, मैं भी उसका हर जवाब देता रहूंगा। अगर लोकतंत्र का ये मुद्दा है, मेरा मानना है किसी समाज का आपको नेतृत्व करना है, मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, राजपूत धर्म से आता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समाज के लोगों को किसी भिन्न जाति से प्रकार करके मेरे पार्टी की तरफ रुक करके राजनीति करूंगा। मेरा कहना ये है कि हम सब अपने समाज से आए हैं, सबका कल्याण हो, ये सिर्फ इनके समाज से काम नहीं करेंगे, सब समाज से काम करेंगे। मेरा क्षति क्या हुई, मेरा क्या, लोकतंत्र का ये मुद्दा नहीं है कि आदिवासी हिंदू है नहीं, ये मेरा मुद्दा है और ये मेरा सवाल है और यही मेरा निवेदन है कि ये बात हम एक बार वो भीलू की जय जय, राणा की जय जय नारा का आप उद्घोष करा। राणा की जय जय, की जय जय। मैं आपको बताता हूँ गाना नारा क्या है वो, महाराणा सरदार की जय, भील सरदार की। भीलू को भी राणा की पदवी दी गई,
भीलू सरदार नहीं, भीलू कोई राणा की प्रतीक है। ये बीएन विद्यालय में आप पता रहेंगे तो राणा पूंजा के साथ भीलू राणा की प्रतिमाएं दिखेंगी। सब साथ देना भैया, बोलो ना नारा। राणा की जय जय, शिवा की जय जय, भीलू की जय जय, राणा की जय जय। जय हिंद, जय मेवाड़। अब गोली बना, अब भी संक्षिप्त में अपनी बात को समाप्त करें। मैं तो बस इतना सा कहना चाहता हूँ भाई, अमित ने जो बात करी, अपन जिस विषय पे थे उस विषय पे भटक के थोड़े दूसरे विषय पे चले गए। आप चले गए उस विषय पे, तो मैं तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हिंदुस्तान की एक अपनी गरिमा है, आदिवासी की एक अपनी गरिमा है, हर धर्म की अपनी एक गरिमा है। और इस हिंदुस्तान के अंदर जितनी जात, जितने धर्म के लोग हैं, वो सब आपस में भाई हैं। अपने को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ये बात गलत है। मैं मेरे भाई गौरवना से उनके साथ हूँ इस मामले के अंदर, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अपन अपने को हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़नी है, मुद्दों की बात करनी है और मुद्दों पे अपने को आगे लेके जाना है। भाई जो बाप पार्टी के जो मेरे भाई है, ये अच्छी बात कर रहे हैं कि भाई प्रकृति के लिए लड़ रहे हैं और जितनी अरावली है, जंगल, सबके लिए लड़ रहे हैं। हम भी इनके साथ है, उस मामले में लड़ना चाहिए, ये सबकी जरूरत है। ये हुए तो अपन हैं, वायु शुद्ध होगी तो अपन शुद्ध हैं, तो इसलिए। लेकिन हमको धर्म के बात पे, अपन युवा हैं, अपने को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। अब मैं चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव के संयोजक बने रणजीत जी दिगपाल, आप संक्षिप्त में अपनी बात कहकर समाप्त करें। मैं सभी पार्टी के प्रत्याशियों को मेरी ओर से शुभकामना देना चाहता हूँ। लोकतंत्र है, कोई एक जीतेगा, बाकी जो रहेंगे वो पराजय रहेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। परंतु राजनीति में इतनी तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म को बिल्कुल किसी धर्म से जुदा करना, ये राजनीति नहीं है। मेरा यही कहना है कि 26 तारीख को अपनी सद्बुद्धि, अपने स्वयं विवेक से जिस पार्टी को वोट देना चाहें दें, और आपको लगे जो पार्टी देश हित में काम करती है आप उसका समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत। महेश जी हमारे साथ। महेश जी संक्षिप्त में अपनी बात समाप्त करें फटाफट। देखो, लोकतंत्र का त्योहार है, मैं तो संक्षिप्त में यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस क्या, बाप क्या, बेटी पे क्या, और भी कोई निर्दलीय कैंडिडेट, वो भी अपना भाई है, उसको पूरा अधिकार है लोकतंत्र पे चुनाव लड़ने का। वो जीते हारे उसकी योग, किस्मत, जनता का आशीर्वाद तय करेगा। लेकिन जितने भी कैंडिडेट, भले कांग्रेस का कैंडिडेट हो, भले बाप पार्टी का कांग्रेस कैंडिडेट हो, या 8 निर्दलीय कैंडिडेट है, कोई भी, सब अपने भाई है। अपने अपना मेहनत करो, प्रभु की जो इच्छा होगी वो होगा। मैं आप सभी की चैनल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ एक सफल कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। चलिए, तो जनता दरबार का यही समापन करते हैं। युवा मन से हमने जाना कि उनका युवा मन क्या कहता है। हर पार्टी के युवा का अपना अलग प्रतिक्रिया है। कोई जल जंगल जमीन बचाना चाहता है, कोई राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहता है, कोई स्थानीय मुद्दों पर बात करना चाहता है। 26 तारीख का दिन मुकम्मल है, मतदान जरूर करना है। किसी भी पार्टी को मतदान करें, मतदान जरूर करें। इस पूरे कार्यक्रम में हमारे प्रायोजक रहे वाइटेक्स और डायग्नोस्टिक सेंटर। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।